So yesterday we had started the new chapter, that is globalization. So चलिए आज बताइए एक लाइन में विषय व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. तो ये आउटकम होता है प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन का. ठीक है, लेकिन है क्या? ये प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना होता है और लिबरलाइजेशन में रेस्ट्रिक्शन को खत्म कर देना और ये रेस्ट्रिक्शन एंड लाइसेंस कोई भी पाबंदी को गवर्नमेंट सेक्टर को खत्म कर देना. हाँ, वो तो आपने प्राइवेटाइजेशन बताया कि प्राइवेट कंपनीज को हर जगह अलाउ कर देना. लिबरलाइजेशन आपने बता दिया कि सारा रिस्ट्रिक्शन को हटा देना. सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. ठीक है, ये सब याद रखिए वर्ड. सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. हाँ, ये तो आपने ये दोनों बता दिया, लेकिन ग्लोबलाइजेशन क्या है? नहीं, आउटकम तो है. आउटकम का मतलब है कि उसका रिजल्ट है, लेकिन आखिर है क्या? देखिए, आपको डेफिनेशन कल भी देखिए एक लाइन में भी दिया हुआ था. आपने जो पढ़ा वो ठीक है, वो तो चार्ट में जो है वो दिया गया है कि आउटकम है, यानी उसके कारण होता है, लेकिन है क्या? देखिए ऊपर दिया हुआ था, ऊपर आपको दिया गया है कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल. देखिए आपको तो डेफिनेशन भी दिया हुआ है, कई जगह लिखा हुआ है. ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जब सारा दुनिया का सारा हिस्सा एक दूसरे से जुड़ जाता है, सारे देश जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, इसी को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, यही तो ऊपर देखिए आपको एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है नोट्स में. अकॉर्डिंग टू ब्रांको मिलिनोविक, ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडियाज एंड पीपल. ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि दुनिया भर में इन चीज़ों का बिल्कुल फ्री मूवमेंट हो जाना. किसका? कैपिटल का, गुड्स का, टेक्नोलॉजी का, आइडियाज का और पीपल, लोगों का. यानी कि दुनिया में कहीं भी कोई रोक नहीं होना आने जाने पर. कोई किसी देश से किसी देश भी अपनी मर्जी से आ सकता है, जा सकता है, कहीं भी कोई काम कर सकता है, कहीं भी बिजनेस कर सकता है. लोग एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं, सारे देश के लोग एक दूसरे देशों में मिलजुल के काम कर रहे हैं. ये है ग्लोबलाइजेशन. मैंने बताया था कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी दुनिया, इट क्रिएट्स अ वर्ल्ड, बॉर्डरलेस वर्ल्ड, जिसमें कोई बॉर्डर्स नहीं होते हैं, जिसमें कोई बॉर्डर नहीं होते हैं, सीमाएं नहीं होती हैं. जैसे आज देखिए इंडिया पाकिस्तान में बॉर्डर, आप जाएंगे तो आपको पूछताछ किया जाएगा, रोका जाएगा, आपको परमिशन लेना होगा, आप फ्रीली नहीं जा सकते. देयर इज बॉर्डर. लेकिन अगर ये बॉर्डर हटा दिया जाए तो क्या है, लोग आराम से आ जा सकते हैं. तो उसी तरह वर्ल्ड में देखिए हर कंट्री के क्या होता है, बॉर्डर्स होते हैं. वहां से आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आप पर रोक होती है, आपको परमिशन या लाइसेंस या पासपोर्ट लेना होता है जाने के लिए. ठीक है, लेकिन अगर वो बॉर्डर खत्म हो जाए, इसका मतलब कोई रोक नहीं रहा, फ्रीली आप कहीं भी आ जा सकते हैं. तो ग्लोबलाइजेशन यही होता है कि एक ऐसा वर्ल्ड बनाना जिसमें बॉर्डरलेस कंट्रीज हैं और कहीं भी आप आसानी से आ सकते हैं, जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, किसी भी तरह का काम कर सकते हैं. तो उसी को यहाँ डेफिनेशन दिया है इनने, ब्रांको मिलिनोविक ने, कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडियाज एंड पीपल. फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल यानी कि जो कैपिटल है, किसी किसी भी तरह का कैपिटल है, एनी टाइप ऑफ एसेट, प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, इट इज कैपिटल. आपने पढ़े. तो इस तरह किसी भी तरह का एसेट जो कैपिटल है वो कहीं भी हम ले जा सकते हैं. यानी हमको इंडिया में कोई फैक्ट्री लगाना है, हम जर्मनी से मशीन खरीद के ला रहे हैं, जर्मनी के किसी बिजनेसमैन से हम पैसा यहाँ कह रहे हैं कि आप लगाइए यहाँ पर. ठीक है, कोई रोक नहीं है उसको.
या यहाँ का आदमी जाके अमेरिका में कोई फैक्ट्री लगा रहा है या पैसा लगा रहा है वहां किसी बिजनेस में। क्या है? फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल। फिर है बोला कैपिटल के बाद गुड्स, सामान। किसी, देखिए सामान आज दुनिया भर में हर जगह का सामान बिक रहा है। चाइना का सामान यहाँ बिक रहा है, अमेरिका का सामान यहाँ बिक रहा है, जापान का सामान यहाँ बिक रहा है, ताइवान का सामान यहाँ बिक रहा है, कोरिया में बना हुआ सामान यहाँ बिक रहा है। तो क्या है? फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स है, कोई रोक नहीं है। फिर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी देखिए आज हम हर जगह की टेक्नोलॉजी का यहाँ यूज कर रहे हैं। हम कोई विदेशी कंपनी है उसका भी टेक्नोलॉजी को यहाँ यूज कर रहे हैं, कोई रोक नहीं है। या यहाँ से टेक्नोलॉजी देखिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है बेंगलोर से सारा जा रहा है यूरोप में, यूएसए में, और दूसरे अमेरिकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज, हर जगह सॉफ्टवेयर हम भेज रहे हैं या वहां से हम सॉफ्टवेयर यहाँ ला रहे हैं। आप देखिए हम विंडोज यूज करते हैं, कंप्यूटर्स में विंडोज यूज करते हैं। विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग कहाँ बना हुआ है? अमेरिका में बनता है, यहाँ भी उसका काम चलता है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो कंपनी है उसका सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में बिक रहा है। हम टेक्नोलॉजी की बात करें कि जैसे हमने अभी बाहर से हमने जेट, फाइटर जेट जो है खरीदे दूसरे देश से, उसका टेक्नोलॉजी भी लिया। यानी कोई भी चीज का हम देखिए जितने भी लैपटॉप, ये सब बहुत सारी चीजों में टेक्नोलॉजी सब बाहर से आ रहा है। तो कोई रोक थोड़े है, टेक्नोलॉजी यहाँ से वहां भी जा रहा है, वहां से यहाँ भी जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी पर भी कोई रोक नहीं है। फ्री मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। आइडियाज, विचार, कंसेप्ट। अब आइडियाज कैसे आते जाते हैं? देखिए हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, पढ़ते हैं, मोबाइल में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, हर जगह के यहाँ आ रही है न्यूज, और यहाँ से न्यूज बाहर जा रही है। हम रोक नहीं लगाते हैं कि वहाँ के बीबीसी के न्यूज को हम यहाँ नहीं आने देंगे, अमेरिका का एबीसी है, रॉयटर्स है, उन सबको यहाँ नहीं देखने, रिपोर्ट करने देंगे, या यहाँ से न्यूज वहाँ नहीं जा रहा है। या शेयरिंग ऑफ आइडियाज, जैसे लोग मिलजुल के काम करते हैं। अब कोई कंपनी है, एक आईबीएम कंपनी, तो आईबीएम कंपनी में थोड़े खाली एक जगह के लोग, उसमें हर देश के लोग काम कर रहे हैं। उसमें कोई रोक नहीं है कि भाई आईबीएम अमेरिका की कंपनी है तो उसमें अमेरिकन ही काम करें। आईबीएम में हर देश के काम है, इंडियंस भी हैं, चाइनीज भी हैं, कोरियन भी हैं, अमेरिकन भी है, यूरोपियन भी है, और सब मिल के उस कंपनी को चला रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसके सॉफ्टवेयर या जो भी प्रोडक्ट्स है उसका, उसको डेवलप कर रहे हैं। तो वो अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं। तो आइडियाज एंड पीपल और लोगों का आना जाना, देखिए लोग आएंगे जाएंगे फ्रीली। आज देखिए मैंने बताया था फ्लाइट्स इतना डेवलप हो गया है, हर जगह के लिए फ्लाइट है। There people from India are going all over world, and also people from all over world are coming to India. मैंने बताया था आपको कि दिल्ली चले जाइए, हर देश के लोग आपको दिख जाएंगे वहां। तो उसी तरह न्यूयॉर्क चले जाइए, उसमें हर जगह के आपको, हर देश के लोग मिल जाएंगे। वहां तो छोटा छोटा कॉलोनी मैंने आपको बताया था कि नाम पड़ गया है सबके नाम पर। तो यही है ग्लोबलाइजेशन, फ्री मूवमेंट। हाँ, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडियाज एंड पीपल। ये तो ठीक है, ये आउटकम बोल रहा है ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और हाँ, लिबरलाइजेशन। मतलब ये कब, हाँ बोलिए। ये जो है, ये सबका प्राइवेटाइजेशन और ये जितना भी लिबरलाइजेशन की रिस्ट्रिक्शंस है, वो सबको रिमूव करके उसके बाद का ये थ्योरी है। हाँ देखिए, मैं यही समझ लीजिए, आखिर देखिए जैसे हमने कहा कि फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल पैसा, प्रॉपर्टी, मशीन वगैरह जो भी चीज है, अब वो यहां क्यों आएगा? विदेशी, विदेशी या यहां से कोई बाहर में क्यों? जब उसको अलाउ किया जाएगा तभी ना। पहले विदेश की कंपनियां पहले भी आना चाहती थी, लेकिन उनको रोका हुआ था, अलाउ नहीं करते थे। आज उनको अलाउ किया तो लिबरलाइजेशन हुआ। प्राइवेट कंपनी को अलाउ किया कि आप इस फील्ड में काम करिए, इसमें आप कंपनी लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं। वो क्या हुआ?
प्राइवेटाइजेशन। तो जब ये दोनों हुआ तब ना विदेश का कंपनी यहाँ लाके अपना टेक्नोलॉजी पैसा लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है। तो पहले जब आपने प्राइवेटाइजेशन किया, यानी हर चीज में प्राइवेट सेक्टर को आपने अलाउ किया, प्राइवेट कंपनी को अलाउ किया कि हाँ आप फ्रीली काम कर सकते हो, कोई रोक नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा सब कंपनी बनाने लग गए, काम करने लग गए। आपने लिबरलाइजेशन किया, नियम कानून को आसान कर दिया, तो प्राइवेट कंपनी और ज्यादा अपना काम फैलाया कि हाँ हमको अब आसान हो गया काम करना, हम सब लोग प्राइवेट में काम करना शुरू कर दिया। और जब ऐसा हुआ तब उन लोग को जरूरत पड़ी पैसे की, टेक्नोलॉजी की, तो उन्होंने विदेश से दूसरे लोगों को कहा कि आइए हमें पैसा दीजिए, आप टेक्नोलॉजी यहाँ लगाइए, हम लोग मिल के काम करें। तो ग्लोबलाइजेशन हुआ, समझ गए। यानी जब हमने प्राइवेटाइजेशन किया और लिबरलाइजेशन किया तो उसके रिजल्ट के तौर पर ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। अब समझ में आया? आखिर आज आप देखिए, मैंने बताया था आपको, कितना अच्छा एग्जांपल डाइकिन का कंपनी का दिया कि डाइकिन कंपनी जो है, एक मतलब ऐसे बहुत एग्जांपल है, मैं तो एक लिया जो आपको दिमाग में फ्रेश था मेरे, कि जैसे डाइकिन है, वर्ल्ड का लीडिंग कंपनी है जापान का एसी का। अब पहले उसका एसी का पार्ट यहाँ आता था सारा, और यहाँ कसा जाता था और बिक जाता था, या सीधे इंपोर्ट हो जाता था, सीधे पूरा वहां से कसा हुआ एसी यहाँ आ गया और यहाँ बेच दिया गया जिसको खरीदना है। अब क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि भाई यहाँ वहां से यहाँ लाना, तो यहाँ का तो फायदा हुआ नहीं कुछ, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें सस्ता भी पड़ेगा, वहां बनाना उनको महंगा पड़ता है, जापान में एसी बनाना महंगा पड़ता है, और वहां से यहाँ लाना उसको, तो उन्होंने देखा कि क्यों नहीं यहीं बना दे, यहाँ हमें चीप रॉ मटेरियल है, यहाँ हमें चीप लेबर है, यहाँ हमें चीप पावर है, और हर चीज फैसिलिटी गवर्नमेंट का है। तो उन्होंने क्या किया, यही उन्होंने अपना प्लांट इस्टेब्लिश कर दिया। जब यहाँ प्लांट लगाया, फैक्ट्री लगाया, तो क्या है, वहां से यहाँ कैपिटल आया, पैसा आया, पैसा लगा तब ना फैक्ट्री बना, वहां से यहाँ मशीन लाया गया बनाने का सब है, वहां से यहाँ लोगों को लाया गया, वहां से यहाँ टेक्नोलॉजी को लाया गया, वहां से यहाँ आइडियाज को लाया गया, और यहाँ के लोगों को लेके मिला के साथ में मिल के एक फैक्ट्री लगाया गया डाइकिन एसी का। तो क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन। अगर यहाँ अलाउ नहीं करती सरकार की एसी सब कंपनी नहीं बनाएगी, सिर्फ एक कंपनी जिसको लाइसेंस दिया हुआ है वही बनाएगी, तो क्या ये होता, यहाँ के लोग डाइकिन एसी के साथ यहाँ प्लांट बनाते? नहीं बनाते। अगर नियम कानून को सरल नहीं बनाते, आसान नहीं बनाते, तो लोग सोचते कि अरे गवर्नमेंट को अप्लाई करो, परमिशन ही नहीं देती है, क्या फायदा है, काम वाम करने देते नहीं है, तो नहीं करते, न प्लांट बनता है यहाँ पे। गवर्नमेंट ने जब नियम कानून आसान कर दिए तो लोगों ने कहा भाई बड़ा आसान हो गया अब तो कंपनी खोलना, चलो, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी उस लेवल का नहीं है, तो उन्होंने डाइकिन वालों को कांटेक्ट किया कि आइए हम लोग यहाँ प्लांट बनाते हैं, आप अपना टेक्नोलॉजी लाइए, पैसा लाइए, कुछ हम भी पैसा लगाएंगे, यहाँ हमारे पास काम करने वाले लोग हैं, जमीन है, सब कुछ है, मिलके यहाँ पर प्लांट बन गया। अब यहाँ पर जो डाइकिन का एसी बन रहा है वो इंडिया में या आसपास के देशों में सप्लाई हो रहा है। तो ये हुआ ग्लोबलाइजेशन कि जापान की कंपनी, जापान के लोग, जापान का पैसा, जापान की टेक्नोलॉजी, जापान के आइडियाज इंडिया में आके यहाँ के लोगों के साथ मिलके, यहाँ के कैपिटल के साथ मिलके, यहाँ के लोगों के साथ मिलके, यहाँ के आइडियाज, यहाँ के टेक्नोलॉजी, यहाँ के गुड्स के साथ मिलके प्रोडक्शन कर रहे हैं और बिक रहा है सब जगह अच्छा क्वालिटी का एसी, और हम यूज कर रहे हैं। अब समझ में आया ग्लोबलाइजेशन? हाँ, तो इसी तरह जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया डाइकिन का, ऐसे ही हुआ हिटाची का, जब उसने गुजरात में, पहले वहां बाहर से आता था हिटाची, फिर जो है उसने यहीं शुरू कर दिया, गुजरात में अपना प्लांट लगा लिया। इसी तरह देखिए कार के, आप देखिए कारों की कितनी कंपनियां, पहले क्या है, कार का मतलब होता था, सबसे पहले तो हुआ तो खाली फिएट और एम्बेसडर, तो एम्बेसडर एक था जो यहाँ की कंपनी थी, और फिएट जो थी वो बाहर की कंपनी थी जो यहाँ के साथ मिल के बनाती थी, यही दोनों कार सिर्फ आता था। फिर मारुति एक नई कंपनी शुरू की संजय गांधी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर, तो मारुति, और उसने सुजुकी के साथ मिला था, वहां जापान की कंपनी थी सुजुकी, तो सुजुकी ने अपना टेक्नोलॉजी दिया, और यहाँ मारुति जो यहाँ के लोगों ने मिल के कंपनी बनाई, तो मारुति सुजुकी का कार, तो पहला कार आया इंडिया का मारुति सुजुकी।
और मारुति का तो हम लोग कार का मतलब फिर जानते थे मारुति, फिर तरह तरह की और कंपनियां, टाटा ने भी कार बनाना शुरू कर दिया। मारुति किसका है? मारुति अब तो मतलब कुछ है, ये लोग हैं उनका है, मतलब इसको संजय गांधी ने उनके पहल पर शुरू किया गया था, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई इंडिया में भी अपना हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करें गाड़ी वगैरह संजय का। गांधी और राजीव गांधी भाई वही ना? हाँ हाँ हाँ। तो संजय गांधी ने इसमें पहल किया था, लोगों को, यहाँ के बिजनेसमैन को कहा था, बाकी है यहीं के लोगों का। तो पहले मारुति और सुजुकी मिल के थे, फिर अब जो है लगभग 10-15 साल पहले सुजुकी अलग हो गया, तो अब सिर्फ मारुति अपना बनाती है, जो है सुजुकी अपना अलग यहाँ चलाती है सुजुकी गाड़ी। कहाँ का है फिर? सुजुकी जापान का है। जापान का, और हाँ मारुति इंडिया का है? हाँ, सुजुकी बहुत बड़ी कंपनी है ये ऑटोमोबाइल्स की। सुजुकी जो है लीडिंग कंपनी वो भी है, उसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब तो तरह अब मारुति अब अलग अपना बनाता है अकेले? है। हाँ अब अकेले बनाता है, सुजुकी हाँ अब देखिए, इंडिया में नहीं है क्या? है इंडिया में सुजुकी नहीं बनाता है? बनाता है सुजुकी भी अपना प्लांट, मतलब कंपनी अलग कर लिया, अपने नाम से बेच रहा है, वो सुजुकी के नाम से बिकता है। तो अब देखिए कि जैसे मैंने कहा मारुति, इसी तरह था हीरो होंडा। तो हीरो यहाँ की कंपनी और होंडा है जापान की। होंडा जापान? हाँ, होंडा जापान की कंपनी है। तो दोनों मिल के यहाँ हीरो होंडा का प्लांट लगाया, तो कंपनी यहाँ क्या हो गई, हीरो होंडा। लोग आज जानते हैं हीरो होंडा, अब हो गया हीरो खाली। तो हीरो होंडा इतनी बिकी, दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक थी हीरो होंडा स्प्लेंडर और ये सब जो भी थी पहले मॉडल। उसके बाद क्या हुआ कि देखा हीरो होंडा कंपनी ने बहुत है उसने, और हीरो ने क्या हुआ कि बिकी बहुत ज्यादा, लेकिन लोग यहाँ हीरो कंपनी को, जो यहाँ के जो ओनर्स थे, मुंजाल है, पवन मुंजाल, तो दो भाई हैं, पवन मुंजाल और विवेक मुंजाल है, क्या नाम है, तो उन्हीं को लोग जान रहे थे, उन्हीं का नाम हो रहा था। फिर इधर क्या हुआ, इधर होंडा ने भी लगभग 20 साल पहले अलग कर दिया। तो अब जो है, अब हीरो ने देखा कि यहाँ हमारे प्लांट तो चल ही रहे थे टेक्नोलॉजी, उन्होंने उसी तरह से प्रोडक्शन अपना चलाए रखा। अब जो है हीरो कंपनी का गाड़ी उतना बढ़िया नहीं रहता है जो पहले जैसा हीरो होंडा ये सब था, ठीक है। तो अब होंडा ने यहाँ देखिए अपना अलग यहाँ शुरू कर दिया, यहाँ बनाता भी है होंडा, बेच रहा है होंडा होंडा ही कंपनी सही होगा, हीरो तो बेकार होगा। है। होंडा ही सही होगा। हाँ, तो होंडा का क्वालिटी अलग ही है, हीरो का उतना बढ़िया क्वालिटी हीरो नहीं का रहा, क्वालिटी वाला क्योंकि तो मोटरसाइकिल देखिए है। कारण है कि टेक्नोलॉजी तो उसकी थी नहीं अपनी, टेक्नोलॉजी तो थी वो थी होंडा की थी, यहाँ के लोग थे जो काम कर रहे थे मिलजुल के और मेहनत से, तो इसलिए बढ़िया बिक रही थी बाइक, टॉप क्लास की। हीरो होंडा तो सही बात है कि बहुत टॉप क्लास की बाइक है, लेकिन अब जो आ रहा है हीरो का वो बढ़िया बाइक सब नहीं है। देखने में अच्छा लगता है, खाली सुंदर, वो लोग का यही मॉडल है कि देखने में खूब सुंदर बना दो, इतने खोजता है कस्टमर। तो बस गाड़ी जैसी भी रहे, खाली देखने से सुंदर, उसको कवर बना दो तरह तरह का, तो बिक जाता है। लेकिन होंडा की गाड़ियां देखिए तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत फर्स्ट क्लास इंजन है उसका, सारा चीज बहुत, तो होंडा बिक रहा है देखिए। तो अब स्कूटी में देखिए होंडा एक्टिवा टॉप सबसे ज़्यादा बिकती है, तो होंडा की है, इसका परफॉर्मेंस है, सबसे ज़्यादा बिक रही है। होंडा का कोई भी चीज़ टॉप क्लास का होता है। तो अब ये हीरो होंडा ये सब जो हो, तो ये सब देखिए ये भी ग्लोबलाइजेशन के उदाहरण थे। लेकिन पहले क्या थी, एक ही कंपनी थी हीरो होंडा है, क्योंकि वो सरकार ने एक ही कंपनी को अलाउ किया था। या मारुति सुजुकी, वो तो सरकार के ही द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो कार बनाने का सिर्फ उन्हीं को मिलता था। अभी देखिए सुजुकी कंपनी सिर्फ मारुति के साथ मिलके बनाती थी, यहाँ बेचती थी। धीरे धीरे जब सब कंपनियों को आने अलाउ कर दिया, प्राइवेटाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया, आज देखिए कितनी कार की कंपनियां सब पहुंची हुई हैं और सब अपने शोरूम खोल रही हैं, यहाँ बेच रही हैं। आज देखिए कितने कंपनियों के शोरूम हैं। तो और इधर तो और देखिए कि कारों में बिल्कुल लग रहा है कि बाढ़ जैसी आ गई है, इतने मॉडल आ गए हैं, इतने कंपनीज के कि पता नहीं चलता है कौन किस कंपनी का गाड़ी है। तो ये क्या है, ये है ग्लोबलाइजेशन, और हर जगह बिक रही है, हर जगह ये हो रहा है, यही नहीं इंडिया में, हर देश में हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इट क्रिएट्स अ वर्ल्ड विथ बॉर्डरलेस कंट्रीज। तो समझ गए बहुत अच्छे से। हाँ, तो बोलना है किसी, कोई पूछे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इट क्रिएशन ऑफ अ वर्ल्ड विथ बॉर्डरलेस कंट्रीज इन विच, गवर्नमेंट से इसको अलग से
There is free movement of capital, goods, technology, ideas and people. So you have to repeat. देखिए लिखिए, Globalization. ग्लोबलाइजेशन One second. ग्लोबलाइजेशन means Means creating a world creating a world. world World, WORLD दुनिया, Yes, a world. world with borderless countries. Yes, sir. In which Yes, sir. there is free movement Yes, sir. of capital, goods, technology, Movement of capital goods. technology, Technology. ideas, Ideas and people. yes, ideas and people. Yes, sir. Full stop. Globalization is फिर लिखता है आगे. ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ, देखिए फर्स्ट ही पेज पर आपको दिया हुआ था ये डेफिनेशन. ग्लोबलाइजेशन इज, अच्छा चलिए हम अंडरलाइन अब से करवा दिया करेंगे, यही है ना, प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन. रैपिड. हाँ, रैपिड इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट पेज पर है आपके डेफिनेशन. इसको हम अंडरलाइन ही करेंगे. हाँ अंडरलाइन कर लीजिए, फर्स्ट पेज का फर्स्ट पैराग्राफ में. Globalization is the process of rapid integration और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज. यस, और लास्ट में लाइन दे दिया इसके, द वर्ल्ड मार्केट इज टर्निंग इनटू अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड. The world market is turning into a borderless. Yes, sir. देखिए आपको सब दिया हुआ है नोट्स, ठीक है. तो ग्लोबलाइजेशन से देखिए क्या हुआ कि ये दुनिया भर में किया गया कि जो है आपके सब जगह प्राइवेटाइजेशन किया गया, प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया गया. देखिए होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि जब कोई भी देश डेवलप होता है, ठीक है, तो शुरू में ज़्यादातर जो हमारे देश हैं अफ्रीका के, एशिया के, लैटिन अमेरिका, ये गरीब देश थे. तो सरकारें जो हैं जब इनको डेवलप करती हैं तो उस समय वहाँ गरीबी बहुत होती है, इलिटरेसी, अशिक्षा, अनपढ़ लोग बहुत होते हैं, समझदारी नहीं होती, इतना डेवलपमेंट नहीं होता है. तो ऐसे में सरकार वहाँ का डेवलपमेंट करती है. तो लोग जो हैं उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो सरकार हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखती है कि कोई लोगों को ठगे नहीं, कोई लोगों के साथ धोखा नहीं करे, कोई लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करे. तो इसलिए हर चीज़ में सरकार अपने कंट्रोल में रखती है कि हमसे पूछ के करेगा, कोई भी काम हमसे पूछ के करेगा.
किसी भी चीज़ के लिए हमसे पूछना पड़ेगा, हमसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे यही बात इंडिया में भी थी, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो यही हालात थे इंडिया में। इसलिए गवर्नमेंट जो है हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखती थी कि कोई भी हमसे पूछ के करेगा, जैसा हम बताएंगे वैसे ही करेगा। लेकिन धीरे धीरे जब समय वहाँ से हम डेवलप होते चले गए और 90s में आ गए, तो अब हमारे यहाँ लिटरेसी बढ़ चुकी थी, लोग अवेयर हो चुके थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका था, तो अब उतना रोक टोक करने की ज़रूरत नहीं थी। देखिए, जैसे एक बच्चा होता है, जब छोटा होता है तो क्या है, गार्जियन का उस पर बहुत टाइट कंट्रोल होता है। हर चीज़ में गार्जियन उसको रोकते हैं, टोकते हैं, समझाते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, क्योंकि अभी वो समझदार नहीं होता है, अभी उसको कोई चीज़ की जानकारी नहीं होती है। अभी गार्जियन भी इसलिए करते हैं, उसको उनको डर होता है कि अपना नुकसान नहीं कर ले, कोई इसको कुछ ठग नहीं ले, गलत नहीं कर दे, तो इसलिए उसको अपने टाइट मॉनिटरिंग में रखते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है, धीरे धीरे पेरेंट उस पर से अपना कंट्रोल कम करते जाते हैं, और जब वो एडल्ट हो जाता है, समझदार हो जाता है, तो उस पर से अपना कंट्रोल पूरी तरह हटा लेते हैं। अब वो अपना, उसका माइंड डेवलप हो गया होता है, अपना उसमें समझदारी आ गई होती है, और वो अपने से करने, सब उसको करने के लिए छोड़ देते हैं, सिर्फ अपना अनुभव समय समय पर देते रहते हैं। तो यही हुआ हमारे यहाँ इकोनॉमी में 91 में। देखा गया कि अब इकोनॉमी हमारी बड़ी हो गई है, अब वो समझदार हो गए हैं, लोग समझदार हो गए हैं, पढ़े लिख गए हैं, अब अपना फैसला वो हमें क्या खरीदना है, नहीं खरीदना है, खुद से कर सकते हैं। पहले क्या होता है कि सरकार को चिंता होती कि लोग, पता चला कंपनी कुछ भी बना रही है, लोग खरीद रहे हैं, ठगा जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनका नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब अब लोग शिक्षित हो गए हैं, पढ़े लिखे, जानकार, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है, तो सरकार को अब ये डर नहीं है कि कंपनी कुछ भी बना देगी तो लोग उसको खरीद के अपना नुकसान कर ले। सरकार ये समझती है कि लोग अब समझदार हो गए हैं, अब अपनी मर्जी से वो जो चाहे खरीद सकते हैं, तो हमें कंपनियों को रोक टोक करने की जरूरत नहीं है। और कंपनियां भी समझदार हो गई हैं, वो जान रही कि यहाँ कुछ भी हमारा गलत चीज बनाएंगे तो बिकेगा नहीं, इसलिए वो ठीक चीज बनाएंगे। तो उसने रिलैक्स कर दिया कि भाई अब जिसको जो बनाना है बनाओ, हमारा अब इसमें कोई दखल नहीं है, अपना समझो, और कस्टमर जो है जो खरीदेगा अपना समझेगा। तो यही किया गया 91 में। लिबरलाइजेशन, नियम कानून आसान कर दिया गया कि भाई अब ठीक है, अब जनता हमारी समझदार हो गई है, बिजनेसमैन भी समझदार हैं, इकोनॉमी भी हमारी डेवलप हो चुकी है, अब हमें इतना कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेटाइजेशन किया गया, प्राइवेट को खुला हाथ छोड़ दिया गया कि ठीक है भाई, जो बनाना है बनाओ, तुमको जो मन कर रहा है बनाओ, जनता खरीदती है तो अपना उसका मर्जी। तो हर जगह प्राइवेट को फ्री कर दिया गया, तो ये हो गया प्राइवेटाइजेशन। और इसके चलते अब क्या हुआ कि लोग यहाँ के जो थे वो सोचने लग गए कि हाँ ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन उतना पैसा नहीं था, कैपिटल नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो ऑलरेडी उस फील्ड में अच्छा कर रही थी, उनको उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे साथ यहाँ मिल के और काम करते हैं, यहाँ भी करते हैं, डेवलप करते हैं। तो उन्होंने यहाँ मिल के करना शुरू किया, तो विदेशों से लोग यहाँ आने लग गए, यहाँ के भी लोग पढ़ लिख के बाहर जाने लग गए, तो ये हो गया ग्लोबलाइजेशन। तो 91 में यही किया गया। पहले जो है कुछ ही कंपनीज थी जिनको गवर्नमेंट लाइसेंस देती थी और वही सिर्फ काम करते थे। फिर ये लाइसेंस का सिस्टम खत्म कर दिया, बोला कि ठीक है सब आओ, जिसको बनाना है बनाओ। तो इसको कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट कि भाई मार्केट है, अपना सामान बनाओ और बेचो, जिसको जो मर्जी होगा खरीदेगा, जो अच्छा लगेगा खरीदेगा। आज मैं अगर एक फैन खरीदने जाता हूँ, सीलिंग फैन जो मैं खरीदने जाता हूँ, तो आज मैं देखता हूँ बहुत सारी लोकल, तो बहुत सारा उसको छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो यहाँ का ब्रांड है, मुझे दिखता है सामने बजाज, मुझे दिखता है सामने उषा, मुझे दिखता है सामने ओरिएंट, मुझे दिखता है सामने एंकर, मुझे दिखता है सामने और भी कई हेवेल्स, और फिर मुझे दिखता है सामने क्रॉम्पटन, ठीक है, और भी कई कंपनियां हैं मुझे। तो अब क्रॉम्पटन है जो विदेशी कंपनी है, हेवेल्स है जो बाहर से लाके यहाँ नाम करके बेचता है, उषा, बजाज, ये सब है जो यहाँ बनाता है, बेचता है। तो मेरे सामने फ्री अब ऑप्शन है कि मैं किसका पंखा खरीदना चाहता हूँ। अब सरकार कहती कि भाई अपना समझो, तुम समझदार ग्राहक बनो, ठीक है, अपना जो आपको पसंद है लीजिए। तो मुझे जो ठीक लगता है, मैं बजाज का लूँ कि मैं फिलिप्स का लूँ कि मैं इसका लूँ कि मैं उसका लूँ,
भाई मेरी समझदारी है। तो सब कंपनी को फ्री कर दिया सरकार ने कि जिसको जो बनाना है बेचना है बेचो, कस्टमर समझेगा अपना। आज वो पढ़ा लिख के उसको हम बड़ा कर दिए हैं। जैसे गार्जियन होता है, अडल्ट हो जाने पे कहता है कि अब अपना समझो भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब अच्छा हुआ तो अपना तुम्हारा है, और कुछ ठगा या बुरा हुआ तो तुम्हारा है, हम तुमको पढ़ा लिखा के अब बड़ा अडल्ट बना दिए। तो उसी तरह जो है इकोनॉमी में भी होता है। तो जब मैच्योर हो जाता है इकोनॉमी तो उसको हम फ्री कर देते हैं। तो आज दुनिया भर में वही हुआ, सभी देशों में अपनी अपनी इकोनॉमी को फ्री कर दिया गया। ठीक है कि हाँ ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जब जैसे आज़ादी का समय था, जब उसके बाद हम लोग जब फ्री हुए थे तो हमारे यहाँ का इकोनॉमी डेवलप नहीं था। अगर उस समय हम अलाउ कर देते सब विदेशी कंपनी को यहाँ आने के लिए, तो क्या होता, विदेशी कंपनियां तो जो है बड़ी बड़ी डेवलप कंपनियां हैं, वो यहाँ आती और अपना सामान बेचती, तो उनका सामान तो पूरा बिकता, लेकिन यहाँ की कंपनी कोई खड़ी ही नहीं हो पाती उनके कंपटीशन में। तो हमारे यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता। फिर वो ब्रिटेन अमेरिका का डेवलपमेंट होता, क्योंकि वो यहाँ खाली अपना सामान बेचते। इसके लिए रोका जाता है विदेशी कंपनियों को आने से कि नहीं, हमारा अपना कंपनी डेवलप हो, हमारा इकोनॉमी डेवलप हो। तो जैसे आज मोदी ने कहा मेक इन इंडिया, कि इंडिया की वाले तो इंडिया में बनाओ, विदेश वाले भी यहीं बनाओ, तभी तो हमारा इकोनॉमी डेवलप होगा। हमको अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट से फायदा है ना। ब्रिटेन का डेवलप हो, यूरोप का डेवलप हो, फ्रांस का डेवलप हो, अमेरिका का डेवलप हो, उससे हमें क्या फायदा है। तो सब कंपनियां यहाँ की बेचने लग गई, लेकिन मोदी जी ने देखा कि फायदा तो हो नहीं रहा है, सब अपना ला रहा है बाहर से और यहाँ बेच रहा है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मेक इन इंडिया, आपको यहाँ भी बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो मैंने बताया कि सैमसंग ने है कि चार्जर यहाँ बना रहा है, या और कुछ पार्ट यहाँ बना रहा है, यूज कर रहा है यहाँ से। कानून बना दिया कि आपको लेना ही पड़ेगा, आप जो सामान ला रहे हो पूरा का पूरा बाहर से बना के नहीं ला सकते। तो ये है, इसीलिए ये किया जाता है। अब समझ गए कि क्यों रोक टोक लगाया जाता है शुरुआत में, और बाद में क्यों हटा दिया जाता है उनको। और इसी का नतीजा हुआ 91 में हमारे यहाँ हुआ ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन। ठीक है। तो जैसे देखिए आज, अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, तो क्या है, वो गार्जियन को कहते हैं कि अब हम पर रोक टोक नहीं लगाइए, हमको जो मन है, हमारी समझदारी आ गई, हम अपने मन से करना चाहते हैं जो करना चाहते हैं। होता है ना, लोग सोचते हैं कि हम जैसा ठीक हमको लग रहा है हम करेंगे। तो गार्जियन भी देखते हैं कि भाई अब इनको अब ऐसे भी सुनेंगे नहीं, और अब इनको दिमाग डेवलप हो गया है, समझदारी आ गई है, अपना मन से कर सकते हैं, चलो, तो वो अपना छोड़ देते हैं ज़्यादा दखल देना। तो इसी तरह इकोनॉमी में हुआ। बिजनेसमैन ने बोला लेसेज फेयर, लीव अस अलोन, हम समझदारी हम में है, हम क्या करना है, क्या प्रोडक्शन करना है हमें करने दीजिए, आप हमें फ्री छोड़ दीजिए। तो सरकार ने भी देखा, मनमोहन सिंह थे उस समय, नरसिम्हा राव थे, देखे कि अब हमें फ्री छोड़ देने का समय आ गया है, जिसको जो बनाने का मन है उसको बनाने के लिए फ्री छोड़ दीजिए। तो इसलिए नियम कानून को बिल्कुल आसान कर दिया, रोक हटा लिया गया सारा। सही, जो अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे तो वो कांग्रेस के तरफ से कौन उम्मीदवार था प्रधानमंत्री के लिए? अटल बिहारी तो कई बार थे, देखिए उम्मीदवार ऐसे कोई नहीं। 1998 में, 1998 में आप कह रहे हैं? जब लगातार मतलब एक ही बार में 5 साल के लिए उस समय कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था कांग्रेस का। देखिए अब उस समय का मुझे नरसिम्हा राव फिर से नहीं खड़ा हो गए। नहीं, नरसिम्हा राव तो बहुत एज उनका हो गया था, वो अपने फर्स्ट ही पीरियड में उनका एज बहुत था, तो उनका एज ज़्यादा हो गया था। ठीक है, उस समय फिर क्या था, कुछ पार्टियों की मिली जुली सरकार आ रही थी, कांग्रेस का ये हो गया था। तो खैर छोड़िए, उसमें हम नहीं अभी जाएंगे, अभी हम लोग इकोनॉमिक्स में फोकस करें। तो खैर उस समय जो सरकार ने क्या किया कि सारे नियम कानून बिल्कुल ढीले कर दिए, प्राइवेट कंपनियों को अलाउ कर दिया कि हाँ आप लोग सब। पहले क्या है, लिमिटेड था। पहले क्या था, सरकार खुद बहुत सारे फील्ड में कंपनी अपनी बनाई हुई थी, वो प्रोडक्शन करती थी।
कि हम लोगों के हिसाब से जो सही चीज़ होगा वही प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो उसी के लिए पीएसयू बनाए गए थे, सारे जितने भी ये पीएसयू हैं वो इसलिए बनाए गए थे। लेकिन अब सरकार ने देखा कि हमारे से खाली नहीं हो सकता है प्रोडक्शन इतना, लोगों की जितनी डिमांड है, और हमें करना इतना ज़्यादा ठीक भी नहीं है। तो सरकार ने अपना अब रोक लिया, बोला कि अब हम कंपनी नहीं चलाएंगे, प्राइवेट कंपनी को होने दो, सब जगह काम करने दो। तो कर दिया प्राइवेटाइजेशन, और इसके नतीजे के रूप में हो गया ग्लोबलाइजेशन। अब जैसे देखिए मैं बहुत आपको ये प्रैक्टिकल बातें समझा रहा हूँ जो पूछा जाता है और समझ की बात है, बहुत अच्छी एडवांस बता रहा हूँ। तो जैसे कि देखिए इंडियन रेलवेज जो है बहुत बड़ी एक संगठन है, बहुत बड़ा, बहुत से लोग इसमें काम, बहुत ज़्यादा इसका, पूरे सोचिए पूरे इंडिया में इतने बड़ा देश है, उसमें हर जगह नेटवर्क है रेलवेज का। ये सरकार के लिए बहुत बड़ा हो जा रहा है संगठन चलाना, तो उसको मैनेज करना ढंग से। इसलिए देखिए पहले क्या है, रेलवे एकदम खस्ता हाल हो गई थी, कोई सर्विस नहीं, सफाई नहीं, गंदगी नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, ट्रेन लेट से चल रहा है, जो है ट्रेन में गंदगी हो रही है, कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ये हाल हो गया था। क्योंकि इतना बड़ा संगठन, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल। तो इसीलिए उस पर सोचा जा रहा है कि इसको हम धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को सौंप दें, और वो लोग अपना धीरे धीरे इसको लेते चले जाएंगे और मैनेज करते चले जाएंगे। तो रेलवेज में इसीलिए अभी देखिए कुछ कुछ शुरू किया गया है, प्राइवेट सेक्टर को मैनेजमेंट थोड़ा सा उसका दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे चीज़ों में गवर्नमेंट अपना अब कम कर रही है रोल, कि हमें गवर्नमेंट को जरूरी नहीं है हर काम करना, प्राइवेट कंपनी को करने दीजिए, लोग हैं ही भाई अपना करने के लिए, तो हम लोग हर चीज़ क्यों करें। सरकार का मतलब है सरकार चलाना, सरकार का मतलब वहाँ का बिजनेस चलाना नहीं, वहाँ का सब सर्विस प्रोवाइड करना सरकार का जिम्मेदारी नहीं। तो ये है हमारे यहाँ का। अमेरिका में क्या है, वो बोलते हैं, सरकार बोलती है कि हमारा कोई कोई काम नहीं, हम बस थोड़ा सा देख रेख करेंगे, बाकी कोई काम हम नहीं करेंगे। तो वहाँ की गवर्नमेंट है, सिर्फ वो देख रेख ऊपर नियम कानून बनाती है, बस सारा काम वहाँ प्राइवेट वाले करते हैं। तो वहाँ पूरी तरह कैपिटलिस्ट कंट्री, बिजनेसमैन का देश। ठीक है, तो वहाँ पूरी तरह सरकार का काम खाली ऊपर ऊपर नियम कानून बस बनाना, वहाँ नियम पास करना, कानून पास करना असेंबली में, बस इतना ही है। बाकी सारा काम, कोई कंपनी वहाँ गवर्नमेंट, सब प्राइवेट है, सारा चीज वहाँ प्राइवेट करता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी प्राइवेट ही लोग चलाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो नाम के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ सारे डॉक्टर सब प्राइवेट होते हैं, खाली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के नियम कानून बनाने के लिए वो बस सरकार होता है, कहने के लिए सरकारी होता है। तो वहाँ तो हर चीज, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारा है मिक्स्ड इकोनॉमी, न हम कैपिटलिस्ट हैं जहाँ पूरी तरह प्राइवेट होता है, न हम सोशलिस्ट हैं जहाँ पूरी तरह गवर्नमेंट होता है। हम आज, एक समय हम मिक्स्ड थे, बीच में थे, अब हम धीरे धीरे कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं कि ठीक है सरकार अपना लिमिटेड रहे। क्योंकि वहाँ क्या है, बिजनेसमैन बोलते हैं लेसेस फेयर, लीव अस अलोन, आप सरकार चलाइए, बाकी काम हम सब देख लेंगे। तो वही चीज अब इंडिया में भी धीरे धीरे सब कह रहे हैं कि आप सरकार चलाइए ना, बस नियम कानून बनाइए, अपना चुनाव लड़िए, सरकार बनाइए, बाकी काम हम लोग को करने दीजिए। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री यानी कोई रोक टोक नहीं, मार्केट यानी पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई पर चीजें चलती है, इकोनॉमी है। तो ये ग्लोबलाइजेशन में होता जा रहा है। ठीक है, तो यही देखिए आगे इसमें ऊपर पैराग्राफ में लिखा हुआ है, जहां ये डायग्राम है, कि जो आपको डेफिनेशन दिखाया था ऊपर, उसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। ब्रांको मिलिनोविक, पेज नंबर 121 का लास्ट लाइन है। हाँ, अकॉर्डिंग टू ब्रांको मिलिनोविक, ग्लोबलाइजेशन मीन्स फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडियाज एंड पीपल। हाँ हाँ
हाँ, उसके बाद देखिए, एनी ग्लोबलाइजेशन दैट ओमिट्स द लास्ट वन इज पार्शियल एंड नॉट सस्टेनेबल। उनका कहना है कि कोई भी ग्लोबलाइजेशन दैट ओमिट्स, ओमिट का मतलब छोड़ देना, ओमिट्स द लास्ट वन, लास्ट वन मतलब ऊपर लास्ट में क्या है, पीपल, तो ऐसा ग्लोबलाइजेशन जो लोगों को छोड़ देता है वो पार्शियल हटाना ना होता है। ओमिट कर देना, हटा देना ना। नहीं, ओमिट का मतलब होता है छोड़ देना, जो पहले से किसी चीज में शामिल था उसको छोड़ देना या हटा देना, जो बोलिए, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर लोगों को हम छोड़ दें, यानी लोगों को नहीं ले ग्लोबलाइजेशन में, यानी फ्री, जो ऊपर लिखा हुआ है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, आइडियाज एंड पीपल, तो अगर पीपल का फ्री मूवमेंट नहीं होगा, लोगों का फ्रीली आना जाना नहीं होगा, तो कैसे होगा ग्लोबलाइजेशन, दूर से बैठे बैठे कैसे काम होगा। तो वही कहा है कि एनी ग्लोबलाइजेशन दैट ओमिट्स द लास्ट वन इज पार्शियल, यानी पार्शियल है, पूरा नहीं है, वो आधा अधूरा है, एंड नॉट सस्टेनेबल, और वो ज़्यादा समय तक जारी होने वाला नहीं है, ज़्यादा समय चलने वाला नहीं। भाई जब आप लोगों को फ्रीली आना जाना नहीं अलाउ करेंगे तो कैसे ग्लोबलाइजेशन होगा। सारा टेक्नोलॉजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहाँ आ जाएगा कि लोगों को उसके लिए आके यहाँ लोगों से मिलजुल के बात करके देख के सामने से सब करना पड़ेगा। तो यही, और आगे देखिए क्या है, 10 इन ग्लोबलाइजेशन मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज। कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन में और ज्यादा से ज्यादा गुड्स यानी वस्तुएं, सामान, सर्विसेज, सेवाएं, इन्वेस्टमेंट्स यानी इन्वेस्टमेंट पैसा हो, जो है, एंड टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी, ये सब जो है दे आर मूविंग बिटवीन कंट्रीज, यानी एक देश से दूसरे देश के बीच में और ज्यादा सब आ रही हैं, जा रही हैं। ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हुआ, आज सभी देशों से जो सारी चीजें हैं, गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, पैसा, मशीनरी जो भी, एंड टेक्नोलॉजी, ये सब एक दूसरे में आ रही हैं, जा रही हैं। हम यहाँ से बेंगलोर से बन रहा है टेक्नोलॉजी, वो सब सॉफ्टवेयर भेजा जा रहा है दुनिया के सब देश में, वहाँ से जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो बेंगलोर में, और यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ से लोग हर चीज जा रहे हैं, वहाँ से लोग यहाँ आ रहे हैं, सामान यहाँ से बन के बाहर जा रहा है, बाहर से बन के यहाँ आ रहा है। तो ये है ग्लोबलाइजेशन। देखिए आगे क्या लिखा है, ग्लोबलाइजेशन अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश लिंक्स इन सच अ वे that happenings in India can be influenced by events happening miles away। कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश लिंक्स, ग्लोबलाइजेशन इस तरह के जुड़ाव करने की कोशिश करता है, इस तरह से सबको जोड़ने की कोशिश करता है, इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट द हैपनिंग्स इन इंडिया कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इवेंट्स हैपनिंग माइल्स अवे, यानी कि जो भारत में जो भी कुछ चल रहा है, हो सकता है वो बहुत दूर, हजारों मील दूर कहीं कुछ हो रहा हो, उससे प्रभावित होकर ऐसा यहाँ हो रहा है, उसका प्रभाव भारत पर पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन होने से आज ऐसा हाल हो जाता है कि कहीं पता चलता है अमेरिका में कुछ हो रहा है, उसका प्रभाव इंडिया होता है कि नहीं। अमेरिका का स्टॉक मार्केट में कोई चीज होता है, इंडिया वाले तुरंत अपना पैसा लगाने निकालने लगते हैं। अमेरिका में कोई नियम कानून पास होता है तो यहाँ के लोग वहाँ सोच कि भाई हमको वहाँ कानून बना दिया कि भाई इंडियंस को नहीं लिया जाएगा, यहाँ के लोग हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं कि भाई देखिए वहाँ कानून बना दिया है कि इंडियंस को नहीं लिया जाएगा, हम लोग कैसे नौकरी करेंगे वहाँ, या वहाँ टैक्स का रेट बढ़ा दिया कोई चीज पर, यहाँ हम कहते हैं कह रहे चीजें महंगी हो जाएंगी, यहाँ फटाफट सबका दाम बढ़ा देगा। यानी यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत दूर कुछ हो रहा है, उससे प्रभावित, उससे लिंक हो गया, ये नतीजा है ग्लोबलाइजेशन का। तो इसी में आगे लिए, इट इज टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल, इट इज टर्निंग द वर्ल्ड इनटू वन होल, यानी ये पूरी दुनिया को एक बड़ा सा संघ बना दिया है जगह, और क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, या ऐसा दुनिया बना दिया है जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है, सब ये मिलके एक हो गया है।
पहले था कि वर्ल्ड, अब वर्ल्ड का मतलब हम समझते थे वर्ल्ड अलग अलग कंट्रीज है, कोई अमेरिका है, कोई रशिया है, कोई फ्रांस है, कोई जापान है, कोई इंडिया है, कोई इंग्लैंड है, कोई पोर्चुगल है, कोई अर्जेंटीना है, कोई ब्राज़ील है, कोई अफ्रीका, सब अलग अलग देश हैं, सबके अपने अपने नियम कानून, सबके अपने अपने बाउंड्रीज। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, सबको मिला के एक कर दिया है, कोई रोक टोक नहीं है। आपको मन है अभी फ्लाइट पकड़ के आप अफ्रीका चले जाइए, वहां किसी के यहाँ रुकना है जाके रुक जाइए, कोई वहां काम करना है काम कर, वहां से आपको मन है फ्लाइट पकड़ के रसिया चले जाइए, वहां से मन है आपको फ्लाइट पकड़ के अमेरिका चले जाइए। यानी आज कोई रोक टोक नहीं रहा, कहीं भी आप काम कर सकते हैं, कोई भी कहीं से आ जा सकता है। इसका मतलब बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो गया है। बॉर्डर का मतलब होता है रोक टोक, बॉर्डर का मतलब क्या है, पहले भारत पाकिस्तान एक था, लोग आराम से जा रहे हैं इधर से उधर, का मतलब है, मतलब इधर उधर का बात ही नहीं था। जैसे हम पटना से गया गए, वैसे ही कोई यहाँ से वहां चला जाता था। बॉर्डर जिस दिन से बन गया उस दिन से क्या हुआ, दो अलग देश हो गए। अब आप फ्रीली नहीं जा सकते, अब रोक टोक हो गया, अब आप नहीं जा सकते हैं। पटना से गया, अभी हमको मन किया गाड़ी उठा के चल दिए गया, वैसे ही आप लाहौर चले जाइएगा अमृतसर से, नहीं, अब आपको रोक लगा दिया गया, बॉर्डर लग गया। अब आपको जब गवर्नमेंट अलाउ करेगा तभी आप जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। लेकिन अमृतसर से शिमला आने के लिए आपको गवर्नमेंट रोक नहीं लगाएगा, अमृतसर से दिल्ली आने के लिए आपको कोई पूछने वाला नहीं है, गाड़ी उठाइए चल दीजिए घूम ले। अमृतसर से कन्याकुमारी आप गाड़ी उठा के घूमने चल दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन अमृतसर से आप कराची जाना चाहेंगे, आपको भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों से परमिशन लेना पड़ेगा। ये है बॉर्डर का मतलब। तो लेकिन ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, इकोनॉमिक फील्ड में हमारा बॉर्डरलेस हो गया है। यानी आप बिजनेस करना चाहें, अब पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत सारे देश हैं जहां लगभग मैक्सिमम देश, पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी का इशू है बाकी, लेकिन पाकिस्तान के भी कंपनीज यहाँ बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ से वहां जा रहा है सामान, ऐसा थोड़े। हर देश में अब फ्री हो गया है। कोरिया का LG है कंपनी, यहाँ देखिए धड़ल्ले से इलेक्ट्रॉनिक्स बिक रहा है LG का। सैमसंग है कोरिया का, देखिए धड़ल्ले से हर तरह का चीज उसका बिक रहा है, ठीक है। हायर कंपनी है, देखिए उसका धड़ल्ले से यहाँ बिक रहा है। तो पैनासोनिक है, तोशिबा है, हिटाची है, कितने का, सोनी है, सुजुकी है, जापान के कंपनी सब, मित्सुबिशी है, ये है फुजित्सु है, मतलब कंपनी गिनते जाएंगे बहुत सी कंपनी, सबका यहाँ बिक रहा है सामान, और यहाँ से बाहर भी जा रहा है हर तरह का सामान। टाटा का बहुत गाड़ी बहुत देशों में बिकता है, 100 देशों में बिकता है टाटा का गाड़ी, आपको पता है? 100 देशों में बिकता है, मोर देन 100 कंट्रीज। अब उसमें बहुत सारे देश लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अफ्रीका के, एशिया के, यूरोप के भी हैं, और भी, क्योंकि टाटा बहुत ही चीप मैन्युफैक्चर करता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है टाटा का गाड़ी। तो टाटा के हैवी व्हीकल्स जो हैं वो बहुत देशों में चलते हैं, इनफैक्ट टाटा की गाड़ियां भी, छोटी गाड़ियां भी। तो इसी तरह मारुति कंपनी के बहुत देशों में बिकता है, क्योंकि मारुति इतना अच्छा क्वालिटी का कम दाम में बनाता है, तो मारुति का भी कोई जोड़ नहीं है अगर उसका जो गाड़ी है तो, ठीक है। तो क्योंकि वो सुजुकी के साथ मिलके बहुत ही इफिशियंट अपना यहाँ प्लांट डेवलप किया था, क्योंकि सुजुकी जापान का लीडिंग कंपनी है। तो ये हुआ सब ग्लोबलाइजेशन के कारण, ठीक है। तो अब आप किसी को समझा पाएंगे? देखिए, आपने पढ़ा है, इसको कोई कैसे मानेगा जब तक आप उसको समझा नहीं पाते हैं? कोई पूछेगा हाँ भाई क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, आप बता नहीं पाइएगा, तो वो क्यों, आप कहिए कि हम सर से पढ़े हैं, बहुत क्या पढ़े हैं भाई जब आप हमको बता ही नहीं पा रहे। इसीलिए आप इंटरव्यू में जाएगा, वहां पूछेगा अच्छा टेल मी अबाउट ग्लोबलाइजेशन, आप उसको नहीं बता पाएंगे, तो कहेगा कि भाई इसको कुछ जानता ही नहीं है। तो
आपका जब बता पाइएगा तभी आपको माना जाएगा कि आप जान रहे हैं। जब आप आंसर लिख, आप जानते सब हैं, वहां कुछ लिख ही नहीं पा रहे हैं मेंस में जाके, तो आपको फेल कर देगा। तो इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस, ध्यान से सुनिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, बोलने का, बोल बोल के पढ़ने का। इसलिए मैं पूछता हूँ कुछ तो उसको ट्राई कीजिए, ट्राई टू एक्सप्लेन इन प्रॉपर वे। ट्राई करने से ही धीरे धीरे डेवलप होगा। आप सोचिएगा कि मैं कर लूंगा, उससे नहीं होगा, करना पड़ता है प्रैक्टिस, तब डेवलप होता है। एक एक शब्द आपको तो लिबरलाइजेशन बोलने में 3 बार लगा, एक शब्द भी मुंह से निकालने में हमें एफर्ट, अगर हम बोले प्रैक्टिस नहीं किए हुआ है तो साफ नहीं निकलता है। और सेंटेंस बोलने में तो आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखने में, बोलने में, हर चीज में प्रैक्टिस खोजता है। इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि ध्यान से सुना करिए और उसको बोलने का प्रैक्टिस, बोल बोल के पढ़ा करिए। बोलिएगा ना, मुंह साफ होता है बोलने से। तो इसलिए आपको नोट्स दे दिए कि रीडिंग करिए, उसको बैठ के बोल के पढ़िए। बोल के पढ़ने से आपका जबान साफ होगा अभिषेक, समझ गए? रीडिंग करिएगा, जब तेज आवाज में बोलिएगा तभी आपका मुंह से साफ निकलेगा शब्द। नहीं तो लगेगा कि हम पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जब बोलने का नौबत आएगा तो मैंने देखा है कि मुंह लोगों का जाम हो जाता है, लगता है कुछ बोला ही नहीं जा रहा, क्योंकि प्रैक्टिस किया ही नहीं है। तो ये सब लगातार प्रैक्टिस से होता है, इसीलिए आपको कहते हैं। चलिए, उसके बाद हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, यानी क्या क्या इसका पार्ट हैं, क्या किन चीजों से बनता है ग्लोबलाइजेशन। देयर आर 5 मेन कंपोनेंट्स। हमने देखा 5 मेन कंपोनेंट क्या क्या। नंबर 1, पहला ग्लोबलाइजेशन का कंपोनेंट क्या है? लेसन द ऑब्स्टेकल्स ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड। बिजनेस और ट्रेड में जो बाधाएं हैं उसको कम करिए, दूर करिए, जिसको हमने कहा लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। क्या कहा गया है इसमें? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द इसेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी अब गुड्स कोई फ्रीली आ नहीं रहा है, जहां हम ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ से और बाहर से कोई सामान आ ही नहीं रहा है, तो भाई कौन सा ग्लोबलाइजेशन है? हम कहें कौन देश है भाई इतना ऑर्डर कर दिया और सामान आने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि रोक लगाए हुए सरकार या कोई और कारण से। फ्री मूवमेंट, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज, हम कोई इंजीनियर को बुलाए हैं, वहां से हमारा मशीन खराब है, हम अमेरिका से इंजीनियर बुलाए, इंजीनियर आ ही नहीं रहा है, तो भाई ये कैसा ग्लोबलाइजेशन है? कहने को आप कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है हमारे यहाँ और आदमी को आने नहीं दे रहे हैं। तो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द इसेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी यही उसका मतलब है ग्लोबलाइजेशन। फॉर विच द ऑब्स्टेकल्स ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड शुड बी मिनिमाइज्ड। और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि बिजनेस का, ट्रेड का जो भी डिफिकल्टीज है, जो भी ऑब्स्टेकल्स है, यानी जो उसमें बाधा बन रहा है, क्यों नहीं आ पा रहा है अमेरिका से इंजीनियर, क्यों अमेरिका से हम मंगाए हैं कंप्यूटर अभी तक नहीं यहाँ आ पा रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, उसको दूर करना होगा। समझ रहे हैं? आपने कोई कंप्यूटर मंगाया अमेरिका से, या आपने कोई इंजीनियर को बुलाया मशीन ठीक करने, कंप्यूटर ठीक करने के लिए, वो क्यों नहीं आ पा रहा है, आपको देखना होगा कि क्या बाधा आ रही है, उस बाधा को दूर करना होगा, तभी ग्लोबलाइजेशन कहा जाएगा। तो यही कहा जा रहा है कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द इसेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फॉर विच द ऑब्स्टेकल्स ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड शुड बी मिनिमाइज्ड। कम से कम होगा, अड़चन को कम करना होगा, बाधा को कम करना होगा। फॉरेन कंपनीज should be able to sell their goods and services to India freely. क्या कहा? Foreign companies should be able to sell their goods and services to India freely. यानी अमेरिका की कंपनी है IBM, HP, अब HP के कंप्यूटर्स, तो HP कंपनी को इंडिया में अपना कंप्यूटर बेचने में कोई दिक्कत नहीं, फ्रीली वो अपना यहाँ लैपटॉप कंप्यूटर सब चाहे तो बेच सकता है। एंड सर्विसेज, अपना सर्विस कैसे बेचेगा?
अपना सॉफ्टवेयर बेच के या अपना आदमी को यहाँ भेज के यहाँ कंप्यूटर्स को बेचना है, यहाँ उनको सर कुछ लगाना है कंपनीज में, तो उसके लिए वहाँ का इंजीनियर यहाँ आने पर उसको फ्री होना चाहिए कि हाँ भाई अपना इंजीनियर को भेज दिया, फ्लाइट से आ गया, यहाँ सारा कंपनी में सेटअप करके कंप्यूटर सिस्टम्स को चला गया। तो फॉरेन कंपनीज शुड बी एबल टू sell their goods and services to India freely, and the Indian companies should also export their goods and services without any risk। उसी तरह इंडिया की कंपनी है जैसे HCL को भी कहीं बाहर में कंप्यूटर लगाना है, कहीं बाहर में अपना इंजीनियर भेजना है, तो यहां से वहां भी फ्री होना चाहिए कि HCL ने अपना भेज दिया नीदरलैंड में, तो HCL जैसे नीदरलैंड में काम करती है, तो यहाँ के भी गुड्स को कंप्यूटर्स वहां भेजना है, सर्विसेज यहाँ से इंजीनियर वहां भेजना है, यहाँ कंपनी को भी फ्री होना चाहिए और वहां की कंपनी को भी यहाँ आने में फ्री होना चाहिए। तो ये है पहला पॉइंट, दैट इज लेसन यानी कम करना, लेसन द ऑब्स्टेकल्स बाधाएं ऑफ बिजनेस एंड ट्रेड, फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। सेकंड कंपोनेंट क्या है ग्लोबलाइजेशन का? फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल का फ्री फ्लो होना चाहिए, उस पर कोई रोक नहीं होना चाहिए, कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई आप यहाँ कंपनी में पैसा लगा सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ, मैं अमेरिका की कोई कंपनी से या किसी बिजनेसमैन से कहता हूँ कि भाई यहाँ आइए आप 10 करोड़ रुपया लगाइए, हम एक बड़ा इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें कोई रोक नहीं होना चाहिए कि आप अमेरिका वाले से पैसे नहीं ले सकते हैं, आपको इंडिया वाले से पैसे लेना होगा, ऐसा नहीं है। बाइजू जो है, बाइजू इतना चल रहा है क्यों? चाइना की बहुत बड़ी कंपनी ने उसको बहुत करोड़ रुपया पैसा लगाया उसने। बाइजू जो है कैसे चल गया इतना? तो बाइजू ने अपना छोटा सा लॉन्च किया था, उसका जब देखा कि बहुत बढ़िया जो भी है बिक सकता है, तो वहाँ की कंपनी है बहुत बड़ी टेंसेंट, चाइना की कंपनी है, उसने अपना बहुत ज़्यादा पैसा उसमें बाइजू कंपनी में लगाया, क्योंकि उससे वो वहाँ की डेटा की कंपनी है, इंटरनेट की, उसका बहुत सारा इंटरनेट का यूज होता है, उसने लगाया बाइजू। आज बाइजू पूरे देश में अपना बहुत कुछ सेटअप कर लिया। जो है बाइजू के पास थोड़े पैसा था, बाइजू तो एक साधारण सा टीचर था केरला, लेकिन जैसे भी हो उसने जुगाड़ किया अपना, पहले वो किया और उसके बाद उसने वहाँ कांटेक्ट किया कि भाई हमको पैसा का जरूरत है, लगाइए बिजनेस में हमारे पैसा। तो आज बाइजू देखिए जगह जगह सब तरह का कोचिंग वगैरह सब चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, ऐप से चल रहा है, जैसे चल रहा है। तो पैसा कहाँ से लगा? चाइना से लगा। 1 मिनट। हेलो। हाँ हाँ हाँ। ठीक। अभिषेक जस्ट 1 मिनट होल्ड करेंगे।
Okay. So second component is free flow of capital. That is, देखिए, such an environment should be created where there is free flow of capital from one country to another. यानी कहा जा रहा है कि ऐसा माहौल हमें बनाना होगा कि एक देश से दूसरे देश जो कैपिटल है वो फ्रीली जा सके, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जर्मनी की कंपनी है हिंडनबर्ग, नहीं सॉरी, हाँ हिडलबर्ग जो है उसका प्रेस मशीन जो होता है, प्रिंटिंग प्रेस, दुनिया में सबसे टॉप का उसी का बनता है, प्रिंटिंग प्रेस। तो जितने बड़े बड़े पुराने जो प्रेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या बड़े बड़े कंपनियों के हों, वो सारे उसी हिडलबर्ग प्रेस से यूज करते थे। तो जर्मनी से आता था यहाँ। तो अब वो कंपनी चाहे तो यहाँ अपना प्रेस लगा से, मान लीजिए यहाँ कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहता है वो, तो उसके लिए वो अपना मशीन चाहे तो वहां से यहाँ लाना चाहे या यहाँ पैसा लगाना चाहे किसी भी तरह का। तो यानी कैपिटल के मूवमेंट पर कोई रोक नहीं होना चाहिए। जर्मनी से यहाँ आ रहा है, अमेरिका से यहाँ आ रहा है, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको जापान का डाइकिन कंपनी। अब डाइकिन कंपनी का कैपिटल यहाँ लगाया तब ना यहाँ डाइकिन का प्लांट यहाँ लगा। होंडा कंपनी ने गुड़गांव में अपना प्लांट लगाया है, चल रहा है, सारा वहीं से दिख रहा है होंडा एक्टिवा। तो गुड़गांव में होंडा का प्लांट जो है कैसे लगा? जब वहां से मशीन यहाँ लाया गया, वहां से यहाँ पैसा लगाया गया, वहां से यहाँ, तो फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल से हो पाया। ठीक है, पहले नहीं था यहाँ होंडा का, लेकिन जब लिबरलाइजेशन किया गया, प्राइवेटाइजेशन किया, तो होंडा कंपनी ने अपना यहाँ, क्योंकि पहले देखिए समझिएगा, मैंने आपको मारुति सुजुकी का भी बताया और हीरो होंडा का भी कहानी बताया। आप कहें कि सर पहले ही ये लोग अपना यहाँ क्यों नहीं प्लांट खोले थे? क्योंकि सरकार का कंट्रोल होता था उस समय, आप यहाँ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। सरकार ने जब इनको अलाउ किया था तो यहाँ मारुति सुजुकी का शुरू हुआ। तो सुजुकी देखा आपने तो कर नहीं सकते हैं, यहाँ के लोगों के साथ मिलके ही करना होगा, गवर्नमेंट तब दे रही है परमिशन। उसी तरह होंडा ने देखा तो हीरो के साथ, यहाँ के लोगों के साथ मिलके किया। बाद में जब फ्री हो गया, आज देखिए सब अपना अलग कर लिया। होंडा यहाँ अपना प्लांट बना के, उसको अब जरूरत नहीं है यहाँ अपना प्लांट, यहाँ अपना कैपिटल लाया, अपना मशीन लाया, अपना यहाँ लोगों को लगाया, अपना टेक्नोलॉजी लाया और यहाँ बना रहा है। प्लांट कहाँ की है? जापान की है होंडा कंपनी। बन कहाँ रहा है? गुड़गांव में बन रहा है। उसने अलग कर लिया हीरो होंडा से, उसने अलग कर लिया, सुजुकी ने अपना अलग कर लिया मारुति सुजुकी से। सुजुकी का गाड़ी अलग से बनता है। उसी तरह बहुत सारी कंपनियां, डाइकिन जो पहले यहाँ के साथ लोगों के साथ खाली बेचता था, अपना यहाँ प्लांट लगा लिया। हिटाची यहाँ प्लांट, बहुत सारे ऐसे, मतलब एक दो उदाहरण तो हम आपको जो सामने है दे रहे हैं। तो यानी फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल क्या हुआ? तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि सच एन एनवायरमेंट शुड बी क्रिएटेड वेयर देयर इज फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। The foreign companies can invest in India and so can the Indian companies invest in foreign countries। यानी जिस तरह से विदेशी कंपनियां यहां पैसे लगा सकती हैं, यहां की भी कंपनियां विदेश में पैसे लगा सकती हैं। तो इसको फ्री कर दिया गया, तभी पॉसिबल हो पाया कि यहाँ जैसे HCL कंपनी या बहुत सारी कंपनी हैं, TCS है, HCL है, या यहाँ का हमारा बजाज वगैरह का, बहुत सारी कंपनियों का है। तो वो जो है बाहर भी अपना कर रही हैं वहाँ। या जैसे रिलायंस का ही मैंने आपको एक दिन कहा था कि अमेरिका का सारा इसने खरीद लिया, जितना भी सिनेमा हॉल वगैरह है। ठीक है, कैसे खरीद लिया? क्योंकि अलाउ किया, उसको अलाउ किया गया कि आप विदेश में आप अपना पैसा लगा सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो उसने अपना पैसा लगाया, यहाँ का सिनेमा हॉल नहीं खरीदा,
अमेरिका का खरीद लिया क्योंकि वहाँ ज़्यादा कमाई है, वहाँ ज़्यादा बिक्री है, वहाँ ज़्यादा फायदा है। तो इसीलिए ये जो है दूसरा कहा गया क्या कि फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। और कैपिटल तो आप पहले चैप्टर में ही आपको पढ़ाया था। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज, व्हाट इज कैपिटल? एनी एसेट, एनीथिंग दैट इज नॉट नेचुरल, और जो कि प्रोडक्शन के लिए हम किसी भी तरह का जो एसेट को यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ओके, देन थर्ड कंपोनेंट इज फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। ये मान लीजिए कोई कंपनी इंडिया में आ रहा है तो कैसे पहले परमिशन ले जाना? हाँ, जैसे कि गवर्नमेंट परमिशन लेता है? जैसे उसके लिए बना हुआ है कि किससे लेना होगा, ठीक है, उसके लिए बना हुआ है कि आपको किसी से परमिशन लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी भी क्या है कि मान लीजिए परमिशन अगर लेना भी होता है तो वो जो है मतलब कि एक नाम मात्र का होता है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, आपको अप्रूवल मिल गया, हो गया, बस इतनी ही बात है, ठीक है। सारा चीज बहुत मतलब नाम मात्र के लिए रह गया है कि अप्रूवल लेना है, ठीक है। वो अपने आप ऑनलाइन कर दिया, आपको ऑनलाइन ही अप्रूवल हो जाता है, ठीक है। हैं? आज के डेट में इसी दौर से हो रहा है। हाँ हाँ, आज के डेट में हर चीज देखिए ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन हो गया है कि आपको बस ऑनलाइन अपना कर देना है अप्लाई, आपको परमिशन मिल जाएगा, ठीक है। आपको अपना जो भी कुछ है उसका मतलब बहुत सिंपल प्रोसीजर हो गया है। कहने का मतलब ये है आपको ऑनलाइन उस अपना सारा डिटेल दे देना है कि हाँ भाई क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, बस अपना बता दिए, बस आपको परमिशन मिल गया, आप अपना काम शुरू कर दिए। तो इस तरह से बहुत आसान बना दिया गया है। तो आज भी ऐसा नहीं है कि हाँ मुंह उठाए और चले आए, मतलब हाँ कम से कम बताना, इंट्रोडक्शन और अपना सारा बताना पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, तो लेकिन तुरंत मिल जाता है अप्रूवल। उसमें ऐसा नहीं कि आपको रोका जाएगा, बस खाली जानकारी लेने के लिए उसमें जो है पूछा जाता है कि हाँ। तो ये हो गया फ्री फ्लो ऑफ। फिर है देखिए थर्ड है नंबर 3, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। 1 मिनट। फिर कह रहा है फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, all the barriers should be removed and there should be free flow of technology from one country to another। यानी उसी जिस तरह से बाकी चीज़ों का हमने तो टेक्नोलॉजी का भी फ्री फ्लो होना चाहिए, यानी कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई आप वहाँ का टेक्नोलॉजी नहीं ले सकते हैं, आप रसिया से टेक्नोलॉजी नहीं ले सकते हैं, आपको इंडिया का ही टेक्नोलॉजी यूज़ करना है या अमेरिका का ही टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। आपको फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी भी अलाउ करना होगा, यानी कि किसी भी देश से कोई भी अपना टेक्नोलॉजी लाके यूज़ कर सकता है, ठीक है।
तो उसमें भी जो भी बैरियर्स हैं, यानी कि कोई भी तरह का रुकावट है, उसको हटाना होगा ताकि एक देश से दूसरे देश टेक्नोलॉजी जो है वो फ्रीली आ सके, जा सके। नेक्स्ट है फ्री फ्लो ऑफ लेबर। फ्री फ्लो ऑफ लेबर यानी कामकाज, जो कामकाज करने वाले लोग होते हैं। फ्री फ्लो ऑफ लेबर इज वन ऑफ द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भाई ये तो सबसे जरूरी है, आदमी आएगा जाएगा नहीं तो लोगों का काम कैसे होगा, आपस में मिलजुल के काम कैसे होगा। जब होंडा कंपनी के साथ मिल के अगर हम यहाँ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से लोग अगर जापान नहीं जाएगा होंडा कंपनी से मिलने, या होंडा कंपनी का लोग यहाँ नहीं आएगा, तो कैसे काम होगा। या उसी तरह काम करने के लिए लोग जो है एम्प्लॉय सब यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ से यहाँ नहीं आएगा, तो काम कैसे होगा। तो ये तो सबसे बेसिक है कि फ्री फ्लो ऑफ लेबर। उसके बाद है नंबर 5, फ्री कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल भी फ्री कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मतलब कन्वर्ट, देखिए कन्वर्ट से बना है कन्वर्टिबल, कन्वर्ट बदलना। कन्वर्ट किस चीज में होगा, तो प्रॉपर्टी या कैपिटल किस चीज में कन्वर्ट होता है, दूसरे चीज में। यानी देखिए जैसे मेरे पास कोई सामान है, सामान को मैं बेच के पैसा उससे यूज कर सकता हूँ, या उस सामान के बदले में किसी से दूसरा सामान ले सकता हूँ, यही कर सकता हूँ। तो यही है कन्वर्टिबल, यानी कि मैं सामान को बेच सकूं या उसकी जगह दूसरा चीज उसको ले सकूं। तो ये फ्रीली कन्वर्टिबल होना चाहिए। मान लीजिए मेरा एक फैक्ट्री है, मेरा एक मशीन है, तो मैं उसको यहाँ बेच सकता हूं कि नहीं, या मैं उसको, जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्लांट लगाया, अमेरिका का कोई कंपनी इंडिया में उसने प्लांट लगाया, लेकिन उसका चल नहीं रहा है, उसका चल नहीं रहा है, या उसको अब मन नहीं है यहाँ काम करने का, तो वो सोचता है कि अब मैं यहाँ से काम बंद कर देता हूँ। तो उसको अपना मशीन यहाँ, वो अपनी फैक्ट्री है, मशीन है यहाँ, दूसरे को बेच सके, अपना पैसा निकाल सके। मान लीजिए आप कहते हैं कि यहाँ कोई फैक्ट्री बेच नहीं सकता है, तो कोई यहाँ पैसा लगाएगा, डरेगा, बोलेगा अगर घाटा हो गया तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वो ऐसे ही वहाँ का वहाँ रह जाएगा, कोई यहाँ नहीं आएगा। तो अगर किसी की कंपनी है, चलाया नहीं चला, वो कहेगा ठीक है बेच देता हूँ दूसरे को, अपना पैसा जितना निकलता है निकाल लेता हूँ। तभी आएंगे लोग जब उनको इस बात का विश्वास होगा कि अगर नहीं चला तो हम उसको बेच दे सकते हैं। अगर आप रोक लगाए होंगे कि आप बेच नहीं सकते हैं उसको, तो कोई यहाँ पैसा लगाने या फैक्ट्री नहीं खोलेगा, बोलेगा अगर नहीं चला तो फैक्ट्री मेरा डूब जाएगा, वैसे ही पैसा सब डूब जाएगा। तो इसी को कहा है फ्री कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल। फ्री कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबलाइजेशन। यानी ग्लोबलाइजेशन के लिए कैपिटल का फ्रीली कन्वर्ट होना बहुत ज़रूरी है, कि हम जब मन हो बेच सकें या किसी और को हैंड ओवर कर सकें। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हम नहीं चला पा रहे हैं, किसी दूसरे कंपनी को दे दिए कि लो भाई तुम चलाओ इसको, हमको इतना पैसा दे दो, या जो भी जिस तरह से पेमेंट करना चाहो। देखिए आगे कह रहा है, इट हैज़ बीन सीन दैट in capital investment, industrialization and in the areas of goods and services there is a huge development, but free, हाँ अच्छा ये अलग हो गया, सॉरी ये जो है अलग पैराग्राफ हो गया, वहीं तक है। फ्री कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल, यानी फ्री कन्वर्टिबिलिटी ऑफ कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो मैंने समझाया आपको कि जैसे जब तक कैपिटल को कन्वर्ट करना फ्री नहीं होगा, तो दूसरे देशों से लोग जो हैं यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उनको डर रहेगा कि घाटा में चला, या मान लीजिए बाहर बाद में कोई दिक्कत आ गया, कुछ आ गया, तो हमारा पैसा फंस जाएगा सारा का सारा। लेकिन अगर उनको एश्योरेंस है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर घाटा हुआ तो ठीक है बेच देंगे या दूसरे कंपनी को दे देंगे, तो ऐसे में वो इंटरेस्टेड होंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट करने में। आगे देखिए दूसरा फ्रेश कहा जा रहा है पैराग्राफ में, इट हैज बीन सीन दैट इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन द एरियाज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देयर इज अ ह्यूज डेवलपमेंट।
ठीक है, कहा जा रहा है कि इन चीज़ों में तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, कैपिटल में, इन्वेस्टमेंट में, यानी बहुत पैसा यहाँ लगा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में यानी इंडस्ट्रीज लगी है, एंड इन एरिया ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और जो यहाँ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल है वो तो उसमें बहुत डेवलपमेंट हुआ है। बट फ्री फ्लो ऑफ लेबर एंड मूवमेंट ऑफ पीपल इज एक्टिंग एज अ हिंड्रेंस टू ग्लोबलाइजेशन। लेकिन आज के समय में, ये आज का बात कहा जा रहा है कि फ्री फ्लो ऑफ लेबर एंड मूवमेंट ऑफ पीपल इज एक्टिंग एज ए हिंड्रेंस, इसमें रुकावट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं वो रोक लगाए हुए हैं। हम तो फ्री कर दिए हैं, लेकिन अमेरिका जो है बहुत रोक लगाता है, वीज़ा जल्दी नहीं देता है लोगों को। इंग्लैंड जो है उसका बहुत टाइट वीज़ा पॉलिसी है, नहीं देता है जल्दी। ऑस्ट्रेलिया जो है नहीं देता है जल्दी। जैसे अमेरिका देगा वीज़ा, अगर जो रेगुलर वहाँ का कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसको तो दे देगा, लेकिन आम आदमी जल्दी अगर घूमने के अलावा दूसरे कारण से जाना चाहे उसको जल्दी वीज़ा नहीं देता है। आप टूरिस्ट भी उस पर अप्लाई करिए वीज़ा के लिए, आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, आप बिजनेस वीज़ा पर अप्लाई कीजिए, मिल जाएगा। लेकिन ऐसे आप अगर वहाँ के एम्प्लॉय नहीं हैं और आप वहाँ जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, उसके लिए वीज़ा मांगिएगा, नहीं देगा। यही हाल है इंग्लैंड का, यही हाल है ऑस्ट्रेलिया का। सिंगापुर तो आपको जल्दी मिलेगा ही नहीं वहाँ का वीज़ा जो रहने के लिए। तो ये जो है रोक लगाए हुए हैं, तो इससे दिक्कत हो जाती है। जब लोग आ नहीं जा पाएंगे, लेबर जो वर्किंग पीपल है वो आसानी से आने जाने में उनको, जैसे देखिए समय समय पर यूएस जो है वो वीज़ा पर रोक बोलता है कि आपको अपने आना है तो आना है, वाइफ को नहीं ला सकते हैं, बच्चों को नहीं ला सकते हैं। ठीक है, H1B वीज़ा, H1B वीज़ा इसको कहते हैं कि मतलब आप भाई एम्प्लॉई हैं तो अकेले कितना उम्र तक वहाँ अकेले काम करते रहेगा। फैमिली को ले जाना चाहे तो फैमिली को अलाउ नहीं करता है, रोक लगा देता है। तो ये सब पर जो है दिक्कत हो जाता है, आदमी कैसे काम करेगा वहाँ। ठीक है, तो ये सब जो है आपका, ये इससे रुकावट पड़ती है ग्लोबलाइजेशन में। द डेवलप्ड कंट्रीज आर इम्पोजिंग वेरियस रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस। डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो इस पर कई तरह का रोक लगा रहा है। अब इससे जो निकल के आया एक कंसेप्ट, उसको कहते हैं ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज यानी दुनिया एक गांव आज बन गया है, दुनिया एक गांव जैसा बन गया है। गांव का मतलब क्या है? एक गांव होता है कि जहां सभी लोग मिलजुल के एक दूसरे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गांव में सब लोग मिलजुल के। उसी तरह दुनिया आज एक गांव जैसा बन गया है, हर जगह लोग मिलजुल के रह रहे हैं, कोई रोक नहीं है कि देखिए अमेरिका में, न्यूयॉर्क में या कहीं शहर में कोई चाइनीज भी साथ में रह रहा है, कोई कोरियन भी है, कोई जापानीज भी है, कोई इंडियन भी है, कोई पाकिस्तानी भी है, कोई ब्राजील का भी है, कोई जापान का भी, सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो आज वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज की तरह बन गया, वही कहा जा रहा है। देखिए, ड्यू टू इम्पैक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव हुआ है और डेवलपमेंट, उसका विकास हुआ है, उसके कारण क्या हुआ है? अ ग्लोबल विलेज इज बीइंग कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी कंट्री। हर देश में एक ग्लोबल विलेज बन रहा है, वेयर मॉडर्न फैसिलिटीज आर बीइंग मेड अवेलेबल टू द पीपल, जहां हर तरह का मॉडर्न फैसिलिटी लोगों को दिया जा रहा है। जैसे इंडिया में कहिएगा गुड़गांव, या पूरा जो एनसीआर है, दिल्ली गुड़गांव पूरा रीजन एनसीआर का जो है, फरीदाबाद वगैरह सब, ये क्या है? एक ग्लोबल विलेज है। यहाँ दुनिया भर के लोग आपको मिल जाएंगे और उनके लिए हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज वहाँ दी जा रही है, हर तरह का फैसिलिटी है वहाँ, एक से एक बढ़िया। देखिए कॉलोनीज है, एक से बढ़िया वहाँ ये है, क्या बोलते हैं, मतलब अपार्टमेंट सोसाइटीज़ हैं, हर तरह का फैसिलिटी। ऑफिस एक से एक देखिए बिल्डिंग्स बनी हुई ऑफिस की शानदार गुड़गांव में, हर रोड देखिए कितना फर्स्ट क्लास, इलेक्ट्रिक, हर तरह का फैसिलिटी वहाँ फर्स्ट क्लास। तो वो क्या है? आज एक ग्लोबल विलेज बन गया है, क्योंकि वहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं, काम करते हैं।
उसी तरह जैसे बहुत सारा है, बेंगलोर, हैदराबाद, इस तरह के, पुणे, तो ये सब ग्लोबल ऐसे हर देश में होना है। जैसे टोक्यो, चाइना में शंघाई, अमेरिका में तो बहुत है, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन, और बहुत से, पेंसिल्वानिया, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, तो ये सब जो हैं ग्लोबल विलेज हैं। यहाँ सब देशों के लोग मिलजुल के रह रहे हैं। पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड कैन रिसाइड इन दिस विलेज अकॉर्डिंग टू देयर ओन फ्री विल, यानी दुनिया भर के लोग ऐसी जगहों पर इस ग्लोबल विलेज में अपनी मर्जी से रह सकते हैं। दिल्ली में देखिए नियम कानून बहुत ही हल्के हैं। दिल्ली में नियम कानून बहुत है। जब हम लोग भी नए नए गए थे और सोचते थे कि भाई इतना नियम कानून यहाँ आसान, किसी को कोई रोक नहीं है, जो मन है आप करिए, कोई बोलने वाला नहीं है, पुलिस खड़ी रहेगी वहाँ, आप जो मन है करिए, कोई डर नहीं है पुलिस का किसी को। वहाँ पुलिस डरती है लोगों से, क्योंकि ग्लोबल विलेज है, फ्री छोड़ दिया गया है वहाँ कि जिसको जो मन है करने दीजिए, क्योंकि हर देश के लोग हैं भाई, सबका अलग अलग तौर तरीका है, किसको क्या बोलते रहिएगा। इट इज नॉट अ नॉर्मल सिटी, इट इज अ ग्लोबल विलेज वेयर पीपल नॉट फ्रॉम ऑल ओवर स्टेट्स बट ऑल ओवर वर्ल्ड दे आर कमिंग। जैसे पटना है, ये तो बिहार की राजधानी है, तो यहाँ जो है आपके बिहार के ही हर शहर से नहीं, बिहार के ही गांव से नहीं, बल्कि बहुत सारे राज्यों के लोग यहाँ आते हैं, काम करने रहते हैं, तो यहाँ भी थोड़ा बाकी जगहों से रिलैक्स होता है। लेकिन दिल्ली में तो सिर्फ भारत के ही राज्यों से, भारत के ही गांवों से नहीं, बल्कि दुनिया भर के जगहों से लोग आते हैं, तो वहाँ तो और रिलैक्स करना पड़ता है कि अब भाई हर किसी का अपना अपना तौर तरीका है, इसलिए पुलिस कुछ नहीं बोलती। तो मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस कि मतलब, और खास करके यूथ को, वहाँ स्टूडेंट्स को तो इतना फ्री छोड़ दिया जाता है। मैं बस में बैठा हुआ था, कनॉट प्लेस से बस 2 मिनट पहले थे, मतलब कनॉट ही प्लेस के पास थे, पहुँचने वाली थी, और वहाँ पर जो है बस जा रही, और 3-4 लड़कियां जो है कान में ईयरफोन लगा के रोड के बीचों बीच दम टहलती हुई चल रही हैं स्टाइल में। बस वाला हॉर्न मार रहा है, हॉर्न मार रहा है, कोई सुनाई नहीं दे रहा, अपना डांस करते हुए चल रही हैं जो, ठीक है। 5 मिनट तक हॉर्न मारते रहा बस वाला, नहीं सुनी तो बस ड्राइवर गाड़ी रोका, उतरा और जाके बोला मैडम साइड हो जाइए, गाड़ी जाने दीजिए। तब वो लोग देखी कि अच्छा गाड़ी है, अच्छा साइड हो जाते हैं, तो फिर गाड़ी आगे बढ़ी। तो इतना, हाँ, तो क्योंकि वहां रूल्स बहुत, वो बोल नहीं सकता है, बोलेगा तो उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो जाएगी, तो वहां इतना सेंसिटिव है वहां का पुलिस और वहां का गवर्नमेंट एम्प्लॉय सब जो है, क्योंकि दिल्ली इज अ ग्लोबल विलेज। आप कोई कुछ बोलिए, कोई बोलने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है। बहुत सारी बातें जो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन कहने का मतलब है कि कोई बोलने टोकने वाला नहीं है, आपको जहां जो मन है कर लीजिए। तो यही यहां पर कहा जा रहा है कि क्योंकि दुनिया भर के लोग अपने मर्जी से, फ्री विल से वहां रहते हैं, ठीक है। ए रेसिडेंशियल प्लेस वेयर पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज, रिलीजन्स कैन रिसाइड विथ ईच अदर फ्रीली इज नोन एज अ ग्लोबल विलेज। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, डेफिनेशन आपको मिल गया ग्लोबल विलेज का। अ रेसिडेंशियल प्लेस वेयर people of various countries, कॉमा रिलीजन्स, यानी अलग अलग धर्म के हैं, कोई ये सब नहीं देखता है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन जीव क्या है, बहुत सारे, कोई मतलब नहीं है, सब फ्रीली रह रहे हैं, बस भाई हाँ ठीक है हम कंपनी में काम करते हैं, बहुत है। तो अ रेसिडेंशियल प्लेस वेयर पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज, रिलीजन्स कैन रिसाइड, रिसाइड मतलब रहना, with each other freely is known as a global village. In India, a global village has been set up near Mumbai. मुंबई में भी देखिए ऐसे ही है, मुंबई का आसपास का जो इलाका है, नवी मुंबई, बांद्रा कोट, क्या क्या है सब,
तो मुंबई, जो ग्रेटर मुंबई हम बोलते हैं उसको, तो वहां भी एक ग्लोबल विलेज है, दुनिया भर के लोग वहां आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टिल नाउ द आइडिया ऑफ ग्लोबल विलेज हैज नॉट संक डीप इनटू द माइंड्स ऑफ पीपल एंड दस हैज नॉट बिकम प्रैक्टिकली रिलेवेंट। लेकिन लोगों के मन में इसकी समझ अभी भी बैठी नहीं है और अभी भी ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, समझ जाइएगा। जैसे मैं रहता था किसी एरिया में, आरकेपुरम के पास, और वहाँ क्या था कि देर रात में गाड़ियाँ आती थीं और लड़के लड़कियाँ जो है वो अपना तैयार होकर ड्रेस में बढ़िया फर्स्ट क्लास कपड़े पहन के गाड़ियों में जाते थे और फिर सुबह 4 बजे 5 बजे आ रहे हैं, मतलब दिन भर चलता रहता था। तो लड़कियां भी बहुत ज़्यादा जाती थी और पूरा मॉडर्न कपड़े पहन के, फैशन वाले। तो बहुत से लोग इस चीज़ को गलत समझते थे कि भाई रात में कहाँ जाते हैं, और जब वो लौट के आते थे तो उनको तरह तरह की वो लोग बातें करते हैं, कमेंट करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो क्योंकि वो ये नहीं समझते हैं कि भाई 24 आवर काम होता है कहाँ, कॉल सेंटर्स में। कॉल सेंटर्स में 24 आवर वर्क होता है, डे शिफ्ट होता है, नाइट शिफ्ट होता है। तो वो जो लड़कियां जाती हैं वो एक अच्छा जॉब करने जाती हैं और बाकायदा वो बढ़िया टॉप कंपनीज की एम्प्लॉय होती हैं, अच्छे कपड़े पर। लेकिन लोगों को तो भाई लगता है रात में कहाँ जाती हैं सब। तो जब वो सुबह आती थी काम से लौट के या दिन में, तो उनको वो तरह तरह से टॉन्ट करते थे, कमेंट मारते थे, चिढ़ाते थे। मेरा देखा हुआ बात है, मैं भी नहीं समझा शुरू में कि भाई लोग इस तरह क्यों बिहेव करते हैं। उसके बाद वहाँ जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग रहते हैं, उसको सब वहाँ बोलता है चिंकी। चिंकी, चिंकी एक वर्ड है, क्योंकि चाइना जैसे उनका चेहरा देखने में लगता है, ये लोग समझते हैं चाइना के लोग हैं। तो जहाँ वो जाते रहेंगे सब चिंकी चिंकी कमेंट करेगा, मतलब बहुत सारे लड़के पढ़े लिखे लोग भी इस तरह का बोलते हैं। तो मैंने ऐसे ही एक बार मैं जा रहा था और एक कुछ आ रहे थे बच्चे, तो उनको होटल वाला तो कोई था, उसने चिंकी चिंकी बोला, तो मैं उसको डांटा और मैं उसको बोला कि एक बात बताओ, तुम उसको चिंकी क्यों कह रहे हो? तुमसे कम है वो इंडिया का? है, तुम बिहार से यहाँ के काम कर रहे हो, तुम यूपी से यहाँ के काम कर रहे हो, वो भी नॉर्थ ईस्ट से आके काम कर रहा है। तुमसे कम वो नागरिक थोड़े है भारत देश का। तुमको समझ है वो भी है कि जैसे पंजाबी है, कोई मद्रासी है, कोई यूपी है, कोई बिहारी है, बंगाली है, वैसे वो भी है। तो जब मैंने उसको समझाया तब उसको समझ में आया, बोला सर माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं बोलेंगे। तो अब वो हर कोई दिल्ली में बहुत ज्यादा सब बोलेगा चिंकी चिंकी चिंकी, नॉर्थ ईस्ट के लोग। अरे भाई आपको कोई बोलेगा ऐसे तो आपको तो तकलीफ होती है, जब बिहारी और भैया बोलता है कोई तो है, और दूसरे को बोलते हो चिंकी। तो कहने का मतलब है कि अभी भी लोग बहुत तरह से वो सब, उनके समझ नहीं है, इतना शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है। तो वो अगर दूसरे जगहों के लोग रहते हैं, उनकी गतिविधियां अलग देखते हैं, तो वो उनको अलग तरह से ट्रीट करते हैं, गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि ग्लोबल विलेज, क्योंकि ग्लोबल विलेज है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, उनके रवैये अलग हो सकते हैं, उनके तौर तरीके, रहने का तौर तरीका अलग हो सकता है, तो उसको हमें समझना होगा। तो यही कहा जा रहा है कि ग्लोबल विलेज अभी भी लोगों को समझ में ठीक से नहीं आया है और इसलिए वो बहुत उसमें कई बार दिक्कतें होती। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन ग्लोबलाइजेशन। तो मल्टीनेशनल कंपनीज का क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन में? अब एक आप मल्टीनेशनल कंपनी जैसे उठा लीजिए, कोई भी उठा लीजिए, जैसे सोनी को उठा लीजिए, एचपी को उठा लीजिए, आईबीएम को उठा लीजिए, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो अब इनका क्या रोल है ग्लोबलाइजेशन? देखिए, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल का मतलब हुआ मल्टी नेशनल, नेशनल का मतलब नेशन, कंट्रीज, मल्टी का मतलब हुआ कई, कई देशों में काम करने वाली जो कंपनी, इसको हिंदी में कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहु मतलब बहुत, राष्ट्रीय राष्ट्र में काम करने वाली कंपनी।
मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी, शॉर्ट में इसको एमएनसी कहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी यानी ऐसी कंपनी जो कई नेशंस में, कई देशों में काम करते हैं। जैसे देख लीजिए आज HP है, LG है, पैनासोनिक है, बहुत सारे, मतलब जितने कंपनीज आप जान रहे हैं। जैसे क्रॉम्पटन का ही मैंने कहा कि USA की कंपनी है, दुनिया भर में उसका चल रहा है, प्रोडक्शन भी हो रहा है और बिक भी रहा है। MNC हो गया। LG है, IBM है, जनरल इलेक्ट्रिक है, जनरल मोटर्स है, फोर्ड है, बहुत सारी कंपनियां, मतलब गिनते जाए। सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, होंडा हो गया। देखिए होंडा कहाँ, जापान की कंपनी है, हर जगह उसका प्लांट है, दुनिया भर में उसका गाड़ी बिक रहा है। तो ये इनका क्या रोल है? देखिए मल्टीनेशनल कंपनीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबलाइजेशन। आखिर इन्हीं के कारण तो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, इन्हीं के कारण तो ग्लोबलाइजेशन हुआ है। देखिए मल्टीनेशनल कंपनी का देखिए डेफिनेशन भी आपको दे दिया गया है। अब मल्टीनेशनल, देखिए इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बॉक्स में दिया ही हुआ है, वैसे आपको बॉक्स में जो भी चीज दिया है उसको ध्यान देना है। अ मल्टीनेशनल कंपनी इज अ कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। म्यूट कर दीजिए। तो एक मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी कंपनी है जो उसका चाहे तो जो खुद मालिक है या कंट्रोल करती है, उसको कंट्रोल चलाती है प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, जो एक से ज्यादा देश में अपना प्रोडक्शन चलाती है या कंट्रोल करती है। सच एज फोर्ड मोटर्स, फोर्ड का मैंने नाम दिया, अमेरिका की कंपनी है, दुनिया भर में उसका चलता है फोर्ड। सैमसंग आ गया, सैमसंग। कोका कोला, देखिए कोल्ड ड्रिंक जो हम कोका कोला कंपनी अमेरिका की है, दुनिया भर कोका कोला पीता है। नोकिया, देखिए मोबाइल कंपनी। इन्फोसिस, ये देख लीजिए हमारी इन्फोसिस यहाँ की कंपनी जो है, नारायण मूर्ति ने इसको बनाया, और देखिए दुनिया भर में इसका काम चलता है, इन्फोसिस। टाटा मोटर्स, देखिए कह दिया टाटा मोटर्स, सबसे पहली कंपनी टाटा मोटर्स, जिसका दुनिया भर में सामान बिकता था यहाँ से, इंडिया से, टाटा मोटर्स। ये सब मल्टीनेशनल कंपनी। वर्किंग सिस्टम ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। अब हम लोग इसका काम करने का सिस्टम समझेंगे, कैसे काम करती हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। मल्टीनेशनल कंपनियां क्या करती हैं? वो अपने ऑफिस और अपनी फैक्ट्रीज ऐसे जगहों पर सेटअप करती हैं, लगाती हैं, जहां उन्हें सस्ता लेबर यानी काम करने वाले लोग सस्ते दर पे मिलते हैं, और जहां रॉ मटेरियल या दूसरे रिसोर्सेज उन्हें चीप मिलते हैं, वहां वो अपना फैक्ट्रीज लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में देखिए डाबर, जो यहाँ की कंपनी है डाबर, अ रेप्यूटेड इंडियन कंपनी is manufacturing its products in Nepal due to low cost of labor and cheap land resources। डाबर जो यहाँ की नामी कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट्स आजकल नेपाल में बना रही, क्योंकि वहाँ यहाँ से मजदूरी ज़्यादा सस्ता है, वहाँ यहाँ मजदूरी ज़्यादा मांगते हैं लोग, नेपाल में कम मजदूरी पर ही काम करते हैं। एंड चीप लैंड, और वहाँ ज़मीन बहुत सस्ता है। यहाँ आज के डेट में ज़मीन मिलना मुश्किल हो गया है भारत में, नेपाल में ज़मीन बहुत सस्ता है, तो वहाँ बड़ा बड़ा प्लांट आप बहुत कम कीमत पर लगा सकते हैं, काम करने वाले लोग भी सस्ते हैं, बस सटा हुआ इंडिया से, आपको लाने ले जाने में भी कोई खर्च नहीं है। तो नेपाल में डाबर अपना सेटअप कर। द मल्टीनेशनल कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबली इन ऑर्डर टू गेट मोर प्रॉफिट। तो ये जो कंपनीज होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज, ये अपना प्रोडक्शन गुड्स का, सर्विसेज का दुनिया भर में करती हैं, ताकि वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सके।
जैसे IBM या HP का मैं उदाहरण लेता हूँ। IBM है जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन पूरा नाम है उसका, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, जो कंप्यूटर बनाने वाली पहली कंपनी थी अमेरिका की। तो वो अमेरिका में हार्डवेयर भी बनाती है, सॉफ्टवेयर भी बनाती है। अब वो वहाँ से बना के अपना बेचे अगर इंडिया में, उसको बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में एक तो रिसोर्सेज कॉस्टली हैं, वहाँ का लेबर कॉस्ट बहुत है, वहाँ लैंड बहुत महंगा है, हर तरह का चीज़ महंगा है। और वहाँ से फिर इंडिया लाइए, लाने का इतना खर्च, यहाँ के गवर्नमेंट को टैक्स दीजिए उसका खर्च, और फिर इंडियंस को बेचिए, और इंडियंस जो कि वैसे ही उतना पैसा देने में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसका बिकेगा नहीं। उसने क्या किया, देखा कि चाइना में रिसोर्सेज बहुत सस्ता है, लेबर बहुत सस्ता है, लैंड बहुत सस्ता है, वहाँ अपना प्लांट लगा लो, वहाँ से यहाँ लाने का खर्च भी कम है और प्रोडक्ट का दाम भी कम हो गया। उसने अपना चाइना में प्लांट लगा दिया। सोनी का, तो ऐसे ही सारी कंपनियों ने दुनिया भर में जहां उनको सस्ता मिला कि वहां सस्ता लैंड है, वहां लेबर सस्ता है, वहां रॉ मटेरियल सस्ता है, वहां अपना प्लांट लगा दिया और वहां से अगल बगल के मार्केट में बेचना शुरू किया, क्योंकि उससे उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। सस्ता प्रोडक्शन होगा तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, महंगा प्रोडक्शन होगा तो प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, ये देखती हैं कि कहाँ प्रोडक्शन करना हमें सस्ता होगा। मैंने बताया आज कि सब कंपनी आज चाइना पहुंच गई, ताइवान पहुंच गई, थाईलैंड पहुंच गई, वियतनाम पहुंच गई, ठीक है, मलेशिया पहुंच गई। क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज में लेबर बहुत सस्ता है, स्किल्ड भी है लेबर, सस्ता भी है, रॉ मटेरियल भी सस्ता है यहाँ, और मार्केट बहुत बड़ा है, इतना पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा मार्केट। तो सब कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन इन कंपनियों में शुरू कर दिया था और यहाँ से सब जगह बेच रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि द मल्टीनेशनल कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग देयर गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबली इन ऑर्डर टू गेट मोर प्रॉफिट, आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट जो आउटकम रहा है वो है आउटसोर्सिंग, दूसरे को काम सौंप देना। अब जैसे IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन्होंने देखा कि भाई सॉफ्टवेयर हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं, बहुत महंगा पड़ रहा है, यहाँ का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत पैसा खोजता है, इंडिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं और बहुत कम दाम पर काम कर देते हैं, क्यों नहीं उन्हीं से सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं। सारा सॉफ्टवेयर बनाने का ठेका उन्होंने दे दिया इंडिया के बेंगलोर और ये सब से। इंडिया के बेचारे लोग नौकरी के लिए परेशान थे, उनको नौकरी मिला, काम मिला, धड़ाधड़ सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिया, उनको भी सस्ता मिलता गया, अच्छा क्वालिटी काम मिलता गया और काम देते गए। तो इसको क्या कहा, आउटसोर्सिंग। न्यूयॉर्क से और जगह से, सब जगह, यूरोप से सारा आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ, बेंगलोर में काम का, यहाँ टेंडर मिलता है, ये लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करके उनको दे देते हैं। तो इस तरह हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप हो गया, किससे, आउटसोर्सिंग से। आउटसोर्सिंग यानी सोर्स फ्रॉम आउटसाइड आउटसोर्सिंग को हिंदी में नॉर्मली क्या कहते है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं नॉर्मली? उसको आउटसोर्सिंग ही कहते हैं, हिंदी में भी आउटसोर्सिंग ही चल जाता है। मतलब कि बाहर से कोई चीज लाना, बस काम बाहर दे देना, दूसरे को काम दे देना, ठीक है। तो जैसे आज आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि जैसे कॉल सेंटर्स किसका नतीजा है, आउटसोर्सिंग। अब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, देखी कि यहाँ हम कॉल सेंटर अगर मेंटेन करेंगे, इतना एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, उसको इतना सैलरी देना पड़ेगा। आज टेलीकॉम फैसिलिटी डेवलप हो गया है, इंडिया में भरे हुए हैं बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि अगर देखिए पढ़े लिखे नहीं रहते तो उनको नौकरी नहीं मिलता। पढ़े लिखे थे, इंग्लिश, और उनका डिमांड क्या होता है, ठीक ठाक पढ़ा लिखा होना और इंग्लिश बोलना। तो बस उन्होंने यहाँ देखा भरे हुए, यहाँ
तमाम कॉल सेंटर्स चालू हो गए इंडिया में। यहाँ जो इंग्लिश बोलता पढ़ा लिखा था उसको नौकरी मिला, कॉल सेंटर्स में 40,000, 30,000, 50,000 का सैलरी मिल रहा है, अपना धड़ाधड़ सब काम कर रहे हैं। अब उसमें दिन रात है, वो नहीं देखते हैं कि दिन में है कि रात में है, इतना बढ़िया सैलरी मिलता है। तो उन्होंने क्या किया, सारा कॉल सेंटर दे दिया इन सब देशों में, भारत जैसे देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज, कि वहाँ लोग बहुत कम दम पे काम करते हैं और समझदार भी ज़्यादा होते हैं। वहाँ का आदमी भी, यूथ भी वहाँ का दम पागल है, होश में नहीं है। यहाँ लोग काम करने के लिए तैयार है, तो दे सारा। इसलिए यहाँ इसको कहा, आपको बताया था, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ कॉल्स, इसको बीपीओ इंडस्ट्री ही नाम एक दे दिया गया, जिसमें ज़्यादातर कॉल सेंटर्स आते हैं। पिछले चैप्टर में हम डिस्कस किए हैं पहले, बीपीओ, एलपीओ, केपीओ, आज सारा चीज ऑनलाइन, बहुत सारी चीजें, इतना डेवलप हो गया। तो ये सब जो है आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग क्यों हुआ, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ, हमने अलाउ किया कि यहाँ के लोग वहाँ की कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, इसलिए वहाँ की कंपनी ने यहाँ सब कॉल सेंटर्स का काम कराया, सब तरह का काम हो रहा है, तो इसको कहा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग मतलब बाहर से कंपनी मंगा के, हाँ, किसी भी दूसरे से काम कराना, बस दूसरे से काम कराना। हाँ, जैसे नाइकी कंपनी, एडिडास, रीबॉक, ये सब अपना अगर वहाँ अमेरिका में बनाती है, तरह तरह का चीज़, फुटबॉल बनाती है, यूनिफॉर्म बनाती है, स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स ड्रेस बनाती है, तो वो उनको वहाँ बहुत महंगा पड़ता है। वो कहे यहाँ दे दिए इंडिया में कि भाई आप लोग यहाँ से फुटबॉल बना के, यहाँ से शूज़ बना के, यहाँ से जो भी चीज़ बनता है उनका, यूनिफॉर्म मतलब ट्राउजर्स, ट्रैक सूट्स जो भी है, वो यहाँ बना के यहाँ से सस्ता दाम में वहाँ उनको मिल जाता है। लेवाइस कंपनी कपड़े की, इतना महंगा उसका ब्रांडेड है, उसने देखा क्या, बाहर से आता था लेवाइस, बहुत महंगा, अभी भी बहुत महंगा, यहाँ लेवाइस का जीन्स 3,000-3,500 से शुरू ही होता है, तो वो यहीं बनता है। उसने देखा अरविंद मिल्स इंडिया की अच्छी कंपनी है जो डेनिम का अच्छा काम करती है, अरविंद मिल्स को अपना ब्रांड नेम बेच दिया कि हाँ भाई तुम लेवाइस के नाम से बनाओ और क्वालिटी मेंटेन रखना। आज जितनी कंपनी है, एडिडास, रीबॉक, जितनी विदेशी है, सबका यहीं बनता है और बिक रहा है, ठीक है, और लोग इस उसमें खरीद रहे हैं कि वह विदेशी कंपनी है, बन तो यहीं रहा है, सब बिक भी यहीं रहा है। तो ये हुआ क्यों, क्योंकि आउटसोर्सिंग हुआ। मैंने आपको बताया जॉकी कंपनी है यूएसए की, यहाँ बनती है, वो वहां से आता है, यहाँ बनता है सब। जॉकी का अभी मैं देख ही रहा था, देखिए मेरे सामने पड़ा हुआ है पैकेट जो है, इस पर क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड बाय पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेस्ना पार्क, बेंगलुरु, ठीक है, ये बेंगलुरु में बनता है। पेज इंडस्ट्रीज यहाँ की कंपनी है, पेज इंडस्ट्रीज, जो कि जॉकी का ब्रांड खरीदे हुए है, तो ये जॉकी के नाम से यहाँ बना के बेचती है, ये बेंगलोर की कंपनी है, पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। तो ये लोग इसको कहता है जॉकी इंडिया, जॉकी का यहाँ जो है जॉकी इंडिया। और देखिए इस पे क्या लिखा हुआ है, मैं जॉकी का ही पैकेट लिए हुए हूँ हाथ में, देखिए इस पर एक जगह लिखा हुआ है कॉपीराइट जॉकी इंटरनेशनल, जॉकी इंटरनेशनल को इसका कॉपीराइट, ऑल राइट्स रिजर्व, जॉकी इज रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ जॉकी इंटरनेशनल INC, मेड इन इंडिया अंडर लाइसेंस फ्रॉम जॉकी इंटरनेशनल। क्या लिखा हुआ है देखिए, आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूं, मेड इन इंडिया अंडर लाइसेंस फ्रॉम जॉकी इंटरनेशनल, विस्कॉन्सिन USA, विस्कॉन्सिन वहां पर स्टेट वो है, उसमें स्टेट में वहां जॉकी कंपनी है, उसने लाइसेंस दिया यहाँ के किसको, उसके नीचे लिखा हुआ है पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज को लाइसेंस दिया कि आप जॉकी के नाम से यहाँ बनाइए और बेचिए। तो ये जॉकी का मेरे पास सामने पैकेट है, ये बेच रहा है, कौन बना रहा है, पेज इंडस्ट्रीज, उसने जॉकी से लाइसेंस ले लिया, जो अमेरिका की कंपनी है, कि हम बनाएंगे आपका, हमको ब्रांड नेम यूज करने दीजिए, बदले में उसको पैसा देता है। तो ये जो है, अब हम खुश होकर खरीद रहे हैं कि वो आज, अब क्वालिटी भी है, क्वालिटी भी, वो भी कहती कि आपको क्वालिटी मेंटेन करना होगा, मेरा नाम ऐसे मैं नहीं यूज करने दूंगा। तो इस तरह से देखिए कि जॉकी का
तो ये भी उदाहरण हो गया एमएनसी का। जॉकी कंपनी जो है दुनिया भर टॉप कंपनी है दुनिया का, अभी इसका भी क्वालिटी गड़बड़ा गया। अभी मैं लिया हूँ, मंगाया हूँ, लेकिन वो 2 साल पहले वाला क्वालिटी नहीं है, बहुत डाउन हो गया क्वालिटी जॉकी का, अब लेने का मन नहीं होता इसका। इसलिए इस बार मैंने दूसरे कंपनी का फिर ऑर्डर किया है। इससे भी हम परेशान हो गए, जॉकी से भी कई प्रोडक्ट इसका मंगाया और बहुत हल्का क्वालिटी कर दिया पहले से। तो ये देखिए जॉकी भी आपको उदाहरण है किसका, मल्टीनेशनल कंपनी का। तो मैंने आपको देखिए समझा दिया अभी पढ़ के सारा कि कंपनी है यूएसए विस्कॉन्सिन की, उसने यहाँ की कंपनी है पेज इंडस्ट्रीज, उसको लाइसेंस दिया, वो बना रही है यहाँ और बेच रही है जॉकी के नाम पर। तो देखिए पेज इंडस्ट्रीज जो यहाँ का था, उसने सोचा होगा कि भाई हम अपना एक बड़ा सेटअप करें, उसके लिए जॉकी से जाके मांगा लाइसेंस कि हमको अपना आप ट्रेडमार्क यूज़ करने दीजिए, अपना नाम यूज़ करने दीजिए जॉकी, उसके बदले आपको इतना टैक्स देंगे। और वो यहाँ पर अच्छा क्वालिटी का मेंटेन करके बेच रहा है। देखिए बिक रहा है धड़ल्ले से, जॉकी का लोग खरीद रहे हैं अच्छे क्वालिटी का। तो इस तरह से, तो ये इसको क्या कहा, आउटसोर्सिंग। अब यहां से बन के थोड़े खाली इंडिया में बिक रहा है, बहुत जगह जा रहा है यहां से बन के, या जहां भी बन रहा है। तो इसने क्या किया जॉकी ने, इसको आउटसोर्सिंग, अपना काम दूसरे को दे दिया कि तुम बनाओ भाई, सस्ता अगर हमसे बनाओगे तो। देखिए आगे लिखा गया यही सब बातें समझिए। मल्टीनेशनल कंपनीज कैन नीदर प्रोड्यूस ऑल द गुड्स ऑन देयर ओन नॉर दे कैन डू इट इन वन प्लेस। कहा जा रहा है कि जो भी ये मल्टीनेशनल कंपनी है, जितना डिमांड है इनका उतना ये अकेले नहीं बना सकते हैं, और नॉर कैन दे डू इट इन वन, एक जगह पर भी नहीं। आप वो सोचे कि हम अमेरिका में ही जो मेरा विस्कॉन्सिन में प्लांट है वहीं से हम बना के पूरा दुनिया में बेच ले, संभव नहीं है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। तो उनका जो प्रोसेस, पूरा प्रक्रिया है प्रोडक्शन का, उसको वो लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं और उसको हर जगह उसको सौंप देते हैं अलग अलग काम कि अच्छा भाई तुम लोग ये बनाना। जैसे अमेरिका, मान लीजिए इंडिया में उसने कह दिया कि जो इनर वेयर है, अंडर गारमेंट्स है, वो आप यहाँ बनाओ, या आप इस तरह का चीज यहाँ बनाओ। कहीं और कंपनी को बोल दिया आप ये बनाओ, वहां का, इस तरह से वो काम बांट देते हैं अलग अलग जगहों पर दुनिया पर। फॉर एग्जाम्पल, a large multinational company MNC प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कोई इंडस्ट्रियल सामान बनाता है, डिजाइंस इनटू प्रोडक्ट्स इन रिसर्च सेंटर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। उसका जो डिजाइन है, उसने अमेरिका में जो उसका रिसर्च सेंटर है वहां पर उसने डिजाइन तैयार किया, एंड देन हैज द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। उसका जो पार्ट्स है वो बनवा लेता है उसको चाइना में, बिकॉज चाइना प्रोवाइड्स द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। क्योंकि चाइना में ये फायदा है कि वहां कोई भी सामान बहुत सस्ता बन जाता है। तो उसने क्या किया, अपना जो डिजाइन किया उसका पार्ट्स मंगवा लिया चाइना से। जैसे मैंने आपको एप्पल कंपनी का उदाहरण दे रहा था एक दिन, एप्पल जिसका आईफोन, आईपैड, मैकबुक, लैपटॉप, कंप्यूटर से सब आता है, एप्पल कंपनी का। तो एप्पल पहले खुद बनाता था अमेरिका में, लेकिन धीरे धीरे उसका इतना कॉम्पिटिटिव जब हो गया, कंपटीशन हो गया, उसका सामान बहुत महंगा। देखिए आईफोन कितना महंगा होता है, आप बढ़िया मोबाइल ऐसे 10,000 20,000 में खरीद लीजिएगा, आईफोन बढ़िया खरीदने जाइएगा तो 70,000 80,000 रुपया आज के डेट में। और भी बहुत है, मतलब ये तो मैंने आपको मीडियम रेंज का बताया, नॉर्मल तो इतने महंगे हैं। तो एप्पल कंपनी जो है वो भी समझ, जब इतने में बेच रहा है, उसको प्रोडक्शन अमेरिका में जब करता था बहुत महंगा पड़ता था। तब उसने क्या किया कि भाई अब इतना महंगा बनेगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, और जब उनको सस्ते और अच्छे ऑल्टरनेटिव सैमसंग ये सब कंपनी का मिल रहा है, तो उसने भी चाइना से पार्ट मंगाना अब शुरू कर दिया है, चाइना के पार्ट्स यूज कर रहा है। कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि क्वालिटी डाउन हुआ है, क्योंकि भाई दाम कम रखना है। जैसे मैं अभी जॉकी का शिकायत कर रहा हूँ, परेशान हो गया हूँ जॉकी का, अभी पहनने का मन नहीं हो रहा है, इतना इरिटेशन हो रहा है। तो क्यों, क्योंकि क्वालिटी डाउन कर दिया है। क्यों,
दाम नहीं बढ़ाया। मैं सोचता हूँ कि भाई दाम बढ़ा देते, तुम क्वालिटी रखते वही। हमको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए था इसलिए ना जॉकी लेते हैं, तो आप दाम बढ़ा देते। अगर महंगाई हो गई, हम समझ सकते हैं कि पिछले 3-4 साल में महंगाई हुई है, लेकिन दाम नहीं बढ़ाएगा, क्वालिटी डाउन कर देगा। इंडिया का बिजनेस स्ट्रेटजी यही है, दाम नहीं बढ़ाइए, क्वालिटी डाउन करते जाइए, क्योंकि दाम बढ़ा दीजिएगा तो लोग महंगाई सोच के लेंगे नहीं, तो क्या करेगा, हमको दूसरा कंपनी पर स्विच ओवर करना पड़ा। तो यही इनका जो है, ये क्या करते हैं, जहां सस्ता देखते हैं वहां अपना प्रोडक्शन करने लगते हैं। तो देखिए यही अभी कंपनी का जो हम बात कर रहे हैं कि जो अमेरिका की कंपनी वहां डिजाइन बनाया और पार्ट्स कहां से बनवा लिया, चाइना से। These are then shipped to Mexico and Eastern Europe, where the products are assembled and the finished products are sold all over the world. तो ये जब पार्ट्स बनवा लिया चाइना से, तो अपना पार्ट्स को कहाँ भिजवा दिया चाइना से, मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में। ईस्ट यूरोप के जो कंपनीज हैं, ये देश हैं, जापान के आसपास के देश, और वहां उनको असेंबल करवा दिया, यानी कि पूरा कसवा दिया। एंड देन द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जो तैयार हो गया सामान, दे आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसको फिर दुनिया भर में बेचा जा रहा है। तो देखिए कंपनी कहाँ की है, अमेरिका। डिजाइन कहाँ तैयार किया, अमेरिका के रिसर्च सेंटर में। उसका पार्ट्स कहाँ बनवाया, चाइना में। और उसको असेंबल कहाँ करवाया, मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में। और बेचा कहाँ, वहां से दुनिया पर। मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया। और उस कंपनी का जो कस्टमर केयर है, यानी कस्टमर से डीलिंग होता है, वो कहां से होता है, कॉल सेंटर से, जो कि कहां है, सारा इंडिया में। इंडिया ऑल्सो हैज एडुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विस, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो अंग्रेजी अच्छा बोल सकते हैं। एंड ऑल दिस प्रोबेबली कैन मीन 50 to 60% कॉस्ट सेविंग फॉर एमएनसी। और इतना सब करने के बाद जो एमएनसी है उसको 50 से 60% अपना कॉस्ट कम हो जाता है, लागत कम हो जाता है। The advantage as spreading out production across the borders to multinationals can be very productive and useful। तो देखिए उसको कितना बचत हो जा रहा है। अगर वो सारा काम अमेरिका में करता और अब जब उसने सब देश में बांट दिया काम को, उसको 50 से 60% का फायदा हो रहा है। तो कितना फायदेमंद है देखिए। तो यही कहा रहा है कि द एडवांटेज एज स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर्स टू मल्टीनेशनल्स कैन बी वेरी प्रोडक्टिव। तो अपना प्रोडक्शन को दुनिया के अलग अलग देशों में फैला देना इन कंपनियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने देखा ग्लोबलाइजेशन के बारे में, आज बहुत कुछ पढ़ा। आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे का डिस्कशन और लगता है अभी है थोड़ा लंबा चैप्टर। चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। प्रसिद्ध, सम्मानित, बहुत जिसका रेपुटेशन हो, जिसका इज्जत हो, सम्मान हो, लोग बहुत जिसका नाम जानते हैं, फेमस है।